बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। आज मंडे है, वीक का पहला दिन है और इसके साथ साथ हम माह रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं। आखिरी अशरा चल रहा है और ईद की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। हम जिन हालात में हैं उन पे हमारी जिम्मेदारी जो है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से तो आसानी पैदा की गई है। मार्केट्स आज खोली जा रही हैं 3 दिन के लिए और हमने देखा कि लॉकडाउन भी किया गया था, उसके बावजूद भी हमारे रवैये बेहतर नहीं थे। 4 दिन हमने देखा मार्केटें खुली रहीं, उस पर भी SOPs जो बनाए गए थे उन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। खैर, अपनी जिम्मेदारी निभाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटों में आप ज़रूर जाएँ, आपने जो शॉपिंग करनी है करें, गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएँ। जो आपने शॉपिंग करनी है उसके फ़ौरन बाद आप घरों को आएँ और फिर जो भी SOPs बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट अगर एक इंडिविजुअल उस पर जो है अमल दरामद करेगा तो आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अपार्ट ऑफ ऑल दिस, एक प्रैक्टिस जो हमने संडे को देखी उस पर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। हम बात करते हैं ज़िम्मेदार शहरी होने की, हम बात करते हैं मुश्किल वक्त में अपनी जिम्मेदारियां समझने की, लेकिन वो लोग जिन पे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमारी नौजवान नस्ल, उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। कल यानी संडे को, क्योंकि लॉकडाउन था, शहर में बिल्कुल भी जो है वो हमने देखा ट्रैफिक मुतासर इस कदर नहीं हुई जिस तरह हमने लॉकडाउन में पहले देखा। जगह जगह रुकावटें भी लगाई गई थी और उसका नतीजा हमने क्या देखा, मुल्तान रोड पर ना बहुत बड़ी तादाद में मंचले, तकरीबन 27 मंचले हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। वन व्हीलिंग करते हुए ये मंचले पकड़े गए हैं। ये हमारे रवैये हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं जो कि हम निभा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है कि आप गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, अपने आप को महफूज रख सकें। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंतहाई गैर संजीदा रवैया उन लोगों का जिन्हें इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। संडे है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घरों से बाहर निकलें, आप संडे को भरपूर इंजॉय करें। और इन नौजवानों की एज ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 17 साल लग रही है। मुझे नहीं पता कि इनके पेरेंट्स क्यों इस तरह से इनको घरों से बाहर निकलने देते हैं। अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए। इस तरह से हम देखते हैं कि वन व्हीलिंग करते हुए बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं जिस पर बाद में वालिदैन भी आहो बका करते हैं। तो मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में सभी को अपना किरदार अदा करना है। इस तरह के जो काम हैं उनकी हौसला शिकनी करनी है। हौसला शिकनी वन व्हीलिंग की तो वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमने बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात देखे हैं जिसमें बहुत सारी माएँ जो हैं अपने बच्चों को खो देती हैं और फिर आप जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं। सबसे पहले देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी कर रहे हैं, तब आप दूसरों को तनकीद का निशाना बनाएं। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, टुडेज वेदर। जुनेद ने ज्वाइन किया है। जुनेद, बताइएगा, हमने कल रात देखा आंधी चली और तेज़ हवाएं भी चली, बारिश के इम्कानात हैं, मौसम कैसा रहेगा, अपडेट्स क्या हैं वेदर? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि क्योंकि मौसम खुश्क रहेगा जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो मामूली इजाफा देखने में आएगा और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि आइंदा 2 रोज़ में जो है ये दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाएगा। अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब, क्योंकि मौसम खुश्क है, इस वजह से 45% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और शाम के वक्त भी जो है मौसम खुश्क ही रहेगा, धूप की शिद्दत जो है वो उसमें मामूली इजाफा देखने में आएगा, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब भी जो है वो 35% से ज़्यादा जाने का इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, बल्कि आइंदा 2 से 3 रोज़ जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आएगा। ठीक है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। वेदर अपडेट्स आप बता रहे थे। करेंसी रेट्स क्या हैं, क्योंकि आज वीक का आगाज़ हुआ है, हफ्ते का पहला दिन है, तो करेंसी रेट्स क्या हैं वो जान लेते हैं। एक नज़र डालेंगे गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं।
टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। लीड स्टोरी आज क्या है डेली सिटी 42 की, मैं ये आपको बताऊंगी। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम, इंसाफ फेडरेशन बसें चलाने पर तैयार। फ्लोर मिलें आज से बंद, एसोसिएशन डट गई। आवाम के साथ खड़े हैं, पेट काट कर मुतासिरीन की मदद करेंगे वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार। और एक मोरिया पुल की तामीर 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सकी, तरक्याती फंड्स भी वापस ले लिए गए। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंट्रो में मैंने जो स्टोरी डिस्कस की है, जो हमने कल देखा लोगों का रवैया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये आपने जो नौजवानों की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इनकी उम्रें तो नौजवानों से भी कुछ कम और लड़कपन की तरफ कहते हैं। और ये वो ख़तरनाक उम्र होती है जब इंसान थोड़ा सा बुराइयों से आशना हो रहा होता है और उसको उसकी लज्जत और चस्के में भी उसमें इजाफा होता जा रहा होता है, और वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ तय करता हुआ किसी खुदा ना खास्ता एक बुरे रास्ते पे चल पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आप बच्चों पे इंतहाई नज़र रखें, उनका ख्याल करें, उनके दोस्तों से, उनकी कंपनी से, और वहाँ जहाँ आते जाते हैं उसके हवाले से माँ बाप को आगाह होना चाहिए। वक्त का एक अलमिया तो ये है ना कि घर बड़े हो गए, कमरे अलग-अलग हो गए, माँ बाप को ये नहीं पता बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो किस हाल में है, वो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते। और सबसे पहले जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जब वो लड़कपन में आते हैं और नौजवानी की तरफ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो आहिस्ता आहिस्ता बुरी सोहबत में, या तो वो सिगरेट नोशी की तरफ चले जाते हैं या वो बुरी सोहबत में चले जाते हैं। अब सिगरेट नोशी में जाना ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दी। सिगरेट नोशी मंशियात की तरफ अल्टीमेट एक रास्ता है जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं। और इसी तरह वन विलिंग के दौरान तो आप ज़िंदगी के साथ एक दाव लगा रहे होते हैं, और ज़िंदगी के साथ जो दाव लगाते हैं उसमें हमने बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी से बाजी हारते देखा है। बिल्कुल ऐसे। और ये एक इंसान, एक लड़के की, एक नौ उम्र लड़की की ज़िंदगी हारने का मतलब नहीं है। ये एक उस माँ बाप की सारी उम्र की मेहनत है कि बच्चा जवान होता है और जब उनके बाजुओं का सहारा और बनना शुरू होता है, होने के करीब होता है, तो उसकी जो है वो अल्लाह को वो प्यारा हो जाता है, और सिर्फ एक खेल के चक्कर में, बिल्कुल ऐसे, जिसकी किसी भी माशरे में इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही देखा है आपने। वन विलिंग कौन से माशरे में कहाँ पे होती है? पूरी दुनिया में फ्री हाईवेज हैं, पूरी दुनिया में फ्री मोटरवेज हैं, स्पीड लिमिट बिल्कुल कोई मतलब पाबंदी नहीं है, लेकिन वहाँ भी ऐसी ओवर स्पीडिंग की इजाजत नहीं होती। बिल्कुल सही। ये सिर्फ लाहौर शहरी है जिसमें खेल खेल में अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये तो कोई अक्लमंदी है ना, नहीं है कि इंसान भी जिंदगी के साथ खेले। बिल्कुल ऐसे ही। और ये चीज डिस्कस करने का मतलब ये है 27 नौजवान यानी 27 खानदान। खुदारा मैसेज आप तक ये पहुंचाने का मकसद था इस तमाम तर चीज को डिस्कस करने का कि वो वालिदैन जो ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, वो अपने बच्चों पर नजर रखें। कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से होकर वापस आ रहे हैं, इन चीज़ों पर नजर रखें, क्योंकि हमारे बच्चे ही जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर इस तरह से इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा, और फिर जब कोई नाखुशगवार वाक़या होगा तो आहो बका वालिदैन की जानिब से की जाती है। तो खुदारा अपने बच्चों पर खास तवज्जो दें, ध्यान रखें कि वो कहाँ आ जा रहे हैं। पहली खबर की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं, इंसाफ फेडरेशन बसें चलाने पर तैयार है, ओनर एसोसिएशन का SOPs मानने से इनकार। क्या कहेंगे दुर्रे आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये तो होगा, क्योंकि ये इसलिए भी होगा कि जो जो रियायत आपने बाकी लोगों को दी हैं, जो जो रियायत आपने बाकी इंडस्ट्रीज़ पे दी है, जिस तरह की रिबेट्स और जिस तरह की आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो बाकी दी हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, तो अब ये भी मांगेंगे। और इनका मुतालबा कोई बहुत ज़्यादा नाजायज़ नहीं है। देखिए, आप कहते हैं कि अगर 100 बंदों की गुंजाइश है एक बस में तो आप 50 लेके जाएं, एग्री। पेट्रोल की जो कमी आई है उसके हिसाब से 20 से 25-30% आप किराए कम करें, एग्री। लेकिन इसके साथ क्या वो भारी टोल टैक्स दे सकते हैं? बिल्कुल। क्या वो इस फेयर के मेन्यू के साथ अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, जो डीजल है, जो कंडक्टर रखा होता है, फिर आपके ड्राइवर की है, फिर मोबाइल चेंज करवाना है, फिर आपने 100 किस्म के मामलात होते हैं, क्या वो पूरा कर सकते हैं?
तो हुकूमत को चाहिए था पहले वर्किंग करती, वर्किंग करके देखती कि अगर हम इनकी आमदन में से इतने पैसे काट लें तो कितने कितने पैसों से वो गुजारा कर सकते हैं, अपना एक ट्रिप पूरा कर सकते हैं। और अब तो ट्रांसपोर्टर्स का ये भी मुतालबा है कि इतनी देर उनकी बसें खड़ी हैं, उनकी मेंटेनेंस पे उनके अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे। मैं एक स्टोरी देख रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी थी, उसमें लाहौर पे उन्होंने की हुई थी कि लाहौर के लारी अड्डों पे जो बसें खड़ी हैं उनके नीचे लोगों ने, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने ईंटें रख दी हैं और ईंटों पे उनको खड़ा कर दिया, स्टैंड बाय कर दिया है ताकि उनके टायर खराब ना हो, उनको जंग ना लगे और जमीन से जो उनके साथ नुकसान पहुंचते हैं खड़े रहने से वो मामला था सामने। बैटरीज के इशू हो जाते हैं। देखें जी, अब ट्रांसपोर्ट को एक्चुअली बस निकालने के लिए कम से कम उसको 4 से 5 लाख रुपए एक बस पे खर्च करने पड़ेंगे। एक बड़ी बस के अंदर बैटरी का जो अखराजात हैं, फिर टायरों के जो अखराजात हैं, वो उसको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है, उनका ये भी कहना था कि लीज पे जो बसें ली गई हैं उनको पैसे हम कहां से दें? उनको पैसे आपने सस्पेंड तो कर दिए 2 से 3 माह के लिए कि आप 2 से 3 माह किस्त ना दें, लेकिन 2 से 3 माह के बाद जब उन्होंने कमाया कुछ नहीं होगा तो फिर वो किस्त कहां से आगे से देना शुरू कर देंगे। ठीक है, 3 माह के दिन रिलीफ आपको मिल गया और 3 माह बाद भी आपको वो किराया और फेयर लेने की इजाजत दी जा रही है जिसमें आप कमा नहीं पा रहे, यानी कि चौथे माह में जो आप कमाई करेंगे उससे बमुश्किल अपना पेट पालेंगे, तो उससे बैंकों की लीजें और बाकी चीजें कहां से देंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। फिर हैंडसम जो इनकम है वो तो चले नहीं रही, आप जो जायज इनकम है उस पे वो मुतालबा कर रहे हैं और मैं ये बिल्कुल पढ़ रहा था, सारी चीजें कल से भी मॉनिटर कर रहे थे, ये उनका नाजायज मुतालबा नहीं है। इनको चलाने के लिए, इनको आगे लेके चलने के लिए इनकी कॉस्ट पूरी करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा दुर्रे ने, आप मुतालिबात इनके ठीक है, जायज हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट चलती है तो मुझे बता दे रिस्क कितना ज्यादा है। हम ओवर चार्जिंग आज तक नहीं रोक पाए हैं। हमने ईद पर जब भी शहर लाहौर के जितने भी बस अड्डे हैं वहां से बीपर किए हैं, हमने वहां ओवर चार्जिंग भी देखी है, हमने वहां ओवरलोडिंग भी देखी है, कार्रवाइयां भी चाहे की गई हैं, चाहे जितने मर्जी लोगों ने विजिट किए हैं, इसके बावजूद वहां पर हमने देखा है कि ओवर चार्जिंग भी की जाती है और इसके साथ साथ ओवरलोडिंग भी की जाती है। मुझे याद है हमने कवर किया ये चीज़ के दिखाया कि कितनी ज़्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है लारी अड्डों पर ईद के दिनों में, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि वहां पर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। जितने भी मुसाफिर हैं वो शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ ओवरलोडिंग पर अगर हम फोकस कर लें तो आप मुझे बता दें ये पॉसिबल है कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए ना, आप नहीं कर सकते। आपने लारी अड्डे में मजिस्ट्रेट्स खड़े कर दिए, आपने लारी अड्डे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एहलकार पुलिस खड़ी कर दी, ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही वो लाहौर के लारी अड्डे से निकलेंगे, बदामी बाग से निकलेंगे, उनको रास्ते में बत्ती चौक भी आएगा और अगर वो मुल्तान की तरफ जाएंगे तो ठोकर भी जाएगा, पिंडी इस्लामाबाद जाएंगे तो वहां पे उनको ठोकर लगेगा, ठोकर से सवारियां उठाएंगे, नहीं उठाएंगे थोड़ा सा आगे जाएंगे कालाशाह काकू से उठा लेंगे, मुल्तान जाएंगे तो मांगा मंडी से उठा लेंगे, पत्तों की से उठाएंगे और इसी तरह आगे साहिवाल और आगे जाएंगे उकाड़ा। तो ये वो तमाम रूट्स हैं जिसके अंदर आप जगह जगह रोक के बसों के अंदर गिनतियां नहीं कर सकते। आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि ओवरलोडिंग को आप कहें जी कि हम हर जगह पे, हर शहर में, हर छोटे कस्बे में स्टॉप पे रोक के गिने कि क्या 100 की गुंजाइश के अंदर 50 लोग ही बैठे हैं, ये पॉसिबल नहीं होना। देखें, जब दाव मारने पे आएगा कोई, वो चाहे ट्रांसपोर्टर है, वो चाहे कंडक्टर है, ड्राइवर है, वो सारे दाव मारेंगे। अगर कंडक्टर या ड्राइवर जिन्होंने बस अपने मालिक से ली और चला रहे हैं आगे, वो डेफिनेटली उसको तो पैसे 50 सवारियों के हिसाब से देंगे, ऊपर जितनी वो इजाफी कमाइयां करेंगे वो अपनी जेब में रखेंगे, आप उनको चेक नहीं कर सकते। फिर SOPs जो आपकी ट्रांसपोर्ट्स की हैं वो कौन चेक करेगा? एक दफा तो आपने बस की वॉशिंग क्लीनिंग करा के सैनिटाइज करा के आपने लाहौर से रवाना कर दिया, उसके बाद वहां आगे जाके रास्ते में क्या होता है क्या नहीं होता, क्लीनिंग होती है नहीं होती, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। तो इसमें मुश्किलात तो हैं, तो ओवरलोडिंग भी आपने नहीं कर सकते चेक, आप SOPs भी नहीं देख सकते। रही बात टिकट की, मुझसे यहाँ पे आपने लाहौर पिंडी का किराया ले लिया बिल्कुल जेन्युइन रेट पे, सही। आगे जो सवारी बिठाई जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां से आपने उससे ठीक किराया ले लिया, उसको तो नहीं पता कि क्या रेट है, और आप यहाँ से 25 सीटें खाली करके चल पड़ेंगे और आपकी कोशिश होगी कि मैं अड्डे से बस ना भरूं ताकि मैं उनसे आगे जाके लूं ताकि मैं ज्यादातर किराया जो है वसूल कर सकूं। ये बड़े सिंपल सी बात है, ये हम बचपन से लेके आज तक बसों पे कॉलेज यूनिवर्सिटी आते रहे हैं, इन चीजों से भुगतते रहे हैं कि बसें, हम देखते थे कि बसें अड्डे से खाली क्यों गई हैं, जब वो आगे जाते थे तो वो मनपसंद किराए लेके
किसी को उन्होंने स्टूल पे बिठाया होता था, बिल्कुल किसी को उन्होंने मूड़े पे बिठाया होता अच्छा, था। और इसमें जबरदस्त चीज ये है कि चलें, ये लोग तो माफिया हैं, ये लोग तो ओवर चार्जिंग भी करेंगे, ये लोग तो ओवरलोडिंग भी करेंगे, लोगों को भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, वो भी जहां पर रश होगा वहां पर जाके बैठेंगे। ये रवैये जो हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ अभी जो तादाद हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर शहर लाहौर की मैं बात करूं तो 191 मरीज सामने आए हैं और टोटल तादाद जो है 7109 हो गई है। इसके अलावा हमारे फ्रंट लाइन पे जो काम कर रहे हैं पुलिस एहलकार, उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। चीज़ें डिस्कस करेंगे हमने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल क्या हैं वो भी आपको बता दिए, और अगर ट्रांसपोर्ट खुलती है कितना रिस्क बढ़ जाएगा, जबकि हमारे पास रियलिटी क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मार्केटें आज से दोबारा से खुल रही हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके अपने मुतालिबात हैं, यानी हमने देखा लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है। अब ये सब चीज़ें अपनी जगह, रियलिटी क्या है उससे हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं। तादाद मरीजों की किस तरह से बढ़ रही है इससे हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। क्या कहेंगे दुर्रे ने आप देखिए ना, लास्ट प्रोग्राम में 4 या 5 दिन हुए होंगे बिल्कुल ऐसे ही, तो 4000 कुछ थे बिल्कुल, और आज 3000 उसमें तकरीबन आपने इजाफा हो गया। बिल्कुल ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, ट्रेंड वही रह रहा है जी कि 210, 215, 190 इस हिसाब से डेली आपके जो भी 200 के ब्रैकेट में रह रहे हैं। और ये हम 200 के ब्रैकेट में क्यों रह रहे हैं, इसकी भी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी वजाहत की थी। वो हम इसलिए रह रहे हैं कि हमने जब टेस्ट ही एक ब्रैकेट में करने हैं, यानी कि हम टेस्ट ही 5000 से कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही, और हमने 5000 टेस्ट के अंदर ही रहना है। उसके अंदर ही रहते हुए पहले 10-15 निकल रहे थे, फिर 50 लोग निकलना शुरू हुए, फिर 100 निकले, अब 200 निकलना शुरू हो गए हैं। और टेस्ट कैपेसिटी आप बढ़ा लें, मैं आज भी ये बात कहता हूँ, आप टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा लें, इससे ज्यादा केसेस ये डबल ना हो जाए तो आप मुझे कहिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपके पास देखें वो रैंडम टेस्ट वाली जो आपने दावा किया था हुकूमत ने, हमारी पंजाब ने, वो रैंडम टेस्ट वाली फैसिलिटी आपने स्टार्ट नहीं की। अब जो कहा जा रहा था कि सभी लोगों के टेस्ट होंगे और जिसने भी टेस्ट कराने वो अभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं। और एक तो और दूसरा ये था कि जी हम खुद फर्दर जाके इलाकों में अचानक जाके हम रैंडम टेस्ट करेंगे और लोगों को मार्केट से, घरों से रात चलते हुए पकड़ के उनके टेस्ट करेंगे और उनको नेट सर्कल में लाएंगे कि पता लगे किन आबादियों में कोरोना बढ़ने का ट्रेंड क्या है। बिल्कुल, हम उस स्टेज पे भी नहीं पहुंच सके और हमारे वसाइल जो हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, अखराजात बताने को तैयार नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मिनिस्टर हेल्थ की, उसमें उन्होंने कोई सवाल, किसी सहाफी के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने नहीं बताया कि एक्सपो सेंटर में क्या लागत आई, उन्होंने नहीं बताया कि हेल्थ फैसिलिटीज में क्या पैसे अदा किए, उन्होंने नहीं बताया कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को, हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को आपने जो एक तनख्वाह इजाफी देने का वादा किया था वो दी है कि नहीं दी, कंट्रैक्टर का नाम क्या था, किसी चीज का तो जवाब उन्होंने दिया नहीं, जवाब है ही नहीं ना, वो जवाब है भी नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे हालात में, ऐसे सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि एक, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सीरियस दोस्त मेरे साथ हैं और वो कोई ना कोई चुटकुला छोड़ते हैं। कल एक और चुटकुला छोड़ा था, उन्होंने कहा कि जी दोस्त हमारे कहते हैं कि जी आप सब कुछ खोल दें, सिर्फ अस्पताल बंद कर दें क्योंकि अवाम अपने रिस्क पे जिंदा रहना चाहिए। तो अवाम को उसके रिस्क पे छोड़ दे, अस्पताल बंद कर दें, अवाम को उसके रिस्क पे ही छोड़ा हुआ है, अस्पताल बंद कर दें और उसके बाद सारे कारोबार खोल के, ट्रांसपोर्ट खोल के, ईच एंड एवरीथिंग खोल के आप बैठ जाएं और सिर्फ देखें कि अब ट्रेंड कोरोना का क्या पकड़ता है। और यही अफसोस के साथ मैं देख रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी थोड़ी सी इस तरफ जा रही है। मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह से नाकिस प्लानिंग है ना, हर चीज ट्राई करके देखा जा रहा है कि नताइज क्या निकलता है, तो ये भी ऑप्शन है, इस पर भी गौर किया जा सकता है। खैर अभी हम देख रहे हैं कि मजीद पुलिस एहलकार जो है वो कोरोना वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। अब आपके पुलिस एहलकार आपके बाजारों में भी ड्यूटी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके ताजिर ये कह रहे हैं कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे कारोबार की इजाजत दी जाए। अब जब हालात इतने बुरे होते चले जा रहे हैं, आपको कारोबार की इजाजत भी दे दी गई है जो आपका बड़ा मुतालिबा था, उसके बाद अब 24 घंटे मुझे बताइएगा कि इजाजत मांगी जा रही है, किस तरह से देखते हैं? वो इजाजत इसलिए मांगी जा रही है ना, जब लॉकडाउन थोड़ा सा नरम होने की तरफ आया और बाजार कुछ दिन खुले तो कुछ दिनों के अंदर माशाल्लाह सिर्फ लाहौर के अंदर ही अरब और उससे ज्यादा का बिजनेस हो गया है। तो जब इतना बड़ा वॉल्यूम का बिजनेस होगा और जब खरीदारी का और रश का और इस तरह से नजर आएगा और अवाम में जो एहसास जिम्मेदारी है वो बिल्कुल इस तरह से महसूस होती नजर नहीं आएगी कि वो पैसे लेके बाजारों की तरफ रश कर रहे हैं। उनको नहीं परवाह कि हमने मुश्किल वक्त के लिए कितने पैसे रखने हैं, हमने अपने हालात को किस तरह चलाना है, बस ईद है और ईद की शॉपिंग करते जाएं और रश कर दें। तो ये फिर देखिए अट्रैक्ट करता है दुकानदारों को। आपके जो मॉल्स हैं, दुकानदार हैं, आउटलेट मालकान हैं, ब्रांड्स हैं, आम दुकानें हैं, इछड़ा जैसे बाजार हैं, नारकली मतवसत बाजार हैं, इन तमाम लोगों को ये बात अट्रैक्ट की और उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया जी कि हम तो
बाजार 24 घंटे चलाने के मुतहम्मिल है, हमारे पास तो रश ही कैटर नहीं हो रहा, हमारे पास तो इतना ज्यादा फ्लो है, हम लोग तो कर ही नहीं सकते मैनेज। फिर उन्होंने इस चीज का बहाना बना लिया कि अगर हफ्ते में 4 दिन खोलेंगे बाजार तो हमारे पास जो आने वाले लोग हैं हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, हम उनको रोक रोक के दुकानों के अंदर जाके खरीदारी नहीं करवा सकते, तो हमें जो 7 दिन चाहिए। लेकिन ये जवाब बहुत अच्छा जवाब नहीं है। इससे आप देखें 4 दिन आप कितने ज्यादा रिस्क पे लेके जा रहे हैं आवाम को, और 4 दिन आप कारोबार के लिए जो लोगों को फैसिलिटेट करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें रिस्क को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये 7 दिन करेंगे तो लोग तो नहीं ठहरेंगे, जिसने आना है उसने हफ्ते में 1 दिन भी आके अपना बाजार में काम पूरा कर देना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमें मैनेजमेंट अपनी करनी चाहिए, हमें अपने कामों को, वर्क को और तमाम चीजों को एक स्ट्रीम लाइन पर लाना चाहिए और गैर जरूरी। अच्छा दुरेना, मुझे बताएगा, चीफ सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर पूरी मार्केट सील कर दी जाएगी। मुझे नहीं ऐसा पॉसिबल नजर आ रहा। हमने बहुत सारी मार्केटों में देखा एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है, एक दुकान में नहीं बल्कि बहुत सारी दुकानों में। हमारे अपने रिपोर्टर मार्केट में मौजूद हैं, हालात बताएं हमें क्या है। तो ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से जुबानी जमा खर्चा जो हम करे जा रहे हैं, हालात को देखते हुए अपनी हाजिरी लगवाए जा रहा है हर कोई। देखिए ये तो पॉलिसी है मिनिस्टर साहब की, मियां सलीम इकबाल साहब की। उन्होंने पहले दिन से इस चीज़ पे शोर मचाया हुआ है कि जी आप बाजारों में आपको रियायत इसलिए नहीं दी कि आप लोग एसओपी की धज्जियां बिखेरें, आप रश कर दें। मियां साहब ने तो विजिट भी कर लिया है, फिर क्यों नहीं सील की गई मार्केट? उसके बाद अब मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर तो चीजों को पॉइंट आउट कर सकता है, मिनिस्टर पॉलिसी दे सकता है। काम किसने करना है? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपकी पुलिस ने और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी, तमाम सेक्रेटरीज और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को इन्फोर्स करेगा, पुलिस को इन्फोर्स करेगा। अब पुलिस पहले ही इतने मकामात पे बिजी है, वो कहाँ से हुकूमत के इकदाम पे और अमल करती नजर आएगी? आपको एक मार्केट भी अगर ये सील करके दिखा देना ना तो मैं आपको मान जाऊंगा। ये कारोबारी तबका इतना आसान तबका नहीं है, ये गली मोहल्ले नहीं है कि कोरोना का एक पेशेंट निकला तो आपने पूरी गली सील कर दी और आपने 6-6, 7-7 दिन वहां के मकीनों को ना बाहर निकलने दिया ना कहीं आने जाने दिया। देखिए रिहायशी लोगों में और रिहायशी इलाकों में इन्फोर्स करना आसान है, बाजारों में इन्फोर्समेंट करना बहुत मुश्किल है। वहां पे लोग एहतजाज भी करते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, जबरदस्ती दुकानें खोल के गाहकों को सामने करके, आप आम लोगों को पुलिस के सामने करके, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करके दूर खड़े होकर मजे भी लेते हैं। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं आपको मार्केट में। आप एक मार्केट सील करके अगर उसको मिसाल बना दें और उसके बाद आप उसको ना खोलें, ऑब्वियसली बाकी लोगों को सबक मिल जाएगा और उनको पता होगा कि अगर उन्होंने काम करना है तो उन्होंने किस तरह से करना है। सीएम साहब ये कह रहे हैं कि आवाम के साथ हैं और पेट काट कर मुतासिरीन की मदद करेंगे। मदद की जा रही है मुतासिरीन की? मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जी जो आपका एहसास कफालत प्रोग्राम है आप उसी को अच्छे तरीके से चला लें तो बहुत बड़ी बात है। उसके समरात आवाम तक पहुंच जाए। उसके समरात आवाम में पहुंचने के पहले मैंने बुनियादी मसाइल पहले भी बताया कि लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके अपने ये तमाम तर फैसिलिटी को अवेल कर सकें। लोग इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है एंड्रॉयड मोबाइल्स के साथ, वो इंटरनेट दीगर वेबसाइट्स के साथ फेमिलियर नहीं है, उनको नहीं पता कि हमने फॉर्म किस तरह फिल करने हैं, उनको टोल फ्री नंबर इस्तेमाल करने नहीं आते। और जब वो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, माजूर हैं, नाबीना हैं, बहुत सारे कैटेगरीज में है, जब वो किसी को अपना डाटा देते हैं तो डेफिनेटली दरमियान वाला बंदा मुफाद परस्त है, वो फायदा उठाता है और उसके डाटा को मिसयूज करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनकी सारी उम्र मेहनत करते करते उनके हाथ घिस चुके हैं और फिजिकली रिजवान नकवी शाह साहब कई दफा ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि नादरा में उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स तस्दीक ही नहीं हो रहे। उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो नादरा की मशीनें कैच करने से कासिर हैं, वो बिल्कुल प्रिंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही क्योंकि वो इतने मेहनतकश मजदूर गरीब तबके के लोग हैं कि उनके तो बेचारों के हाथों की लकीरें भी मिट चुकी हैं। और हम ये किताबों में पढ़ते थे और अब नादरा की फैसिलिटीज जब उनको रिकॉग्नाइज नहीं करे तो हमें अब यकीन आ रहा है कि हाथों की लकीरें मेहनत करने से वाकई मिट जाती हैं। तो हमें ये दूसरा भी बड़ा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट एक तो हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, कुछ लोग मुफाद परस्त फायदा उठा रहे हैं। दूसरा, लोगों की आइडेंटिफिकेशन में मुश्किलात आ रही हैं। तीसरा कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने लोगों को प्रायोरिटी पे लगा नवाज रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, जिस तरह मैं गैर जानिबदार हो गया, आप साफी, हमें साफी हो तो खैर हमने तो एहसास कफालत को सोचा भी नहीं ना, क्योंकि अगर हम उसमें कोई अपना डाटा फीड करते थे तो हमें तो आगे से पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को पड़ती थी। हमारे बहुत सारे लोग स्टाफ गरीब लोग हैं सहाफत में, मीडिया में, जिनको बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ी है जी। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया नहीं जाता, उन लोगों को प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं दिया जाता, उन लोगों को चेकिंग के प्रोसेस में डाल के लंबा लंबा इंतजार कराया जाता है
और पीछे पता लगता है आपके मोहल्ले को 10 बंदों को एहसास का हालत बिल्कुल ऐसे। ये तो इस प्रोग्राम की हकीकत है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, सीएम साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पेट काट कर मुतासिरीन की इमदाद करेंगे। कौन से पेट काटने की बात हो रही है? आप इमदाद पे इमदाद लेके लोगों की मदद करे जा रहे हैं। चलें, जितने भी लोगों की मदद हो रही है, पेट काटना कौन सी बात यहाँ पर की जा रही है? वो पेट इसलिए कह रहे हैं कि कल वाइस चेयरमैन वासा और एमडी वासा ने जाके 4 मिलियन यानी कि 40 लाख रुपए का जो है वो इमदादी चेक वजीर आला साहब को दिया। और वजीर आला साहब पेट काट कर, और वजीर आला साहब ने उस पर ये आगे कहानी तमहीद मेरा ख्याल है कि बांध ली कि हम पेट काटे सारे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये इस पे एक छोटा सा एनालिसिस है कि वासा 4 अरब रुपए के खसारे का शिकार है। उन्होंने ग्रेड 1 से 16 की एक दिन की तनख्वाह, 16 से एंड अबव 17 की जो है उनकी 2 दिन की, और 20 एंड अबव की 3 दिन की तनख्वाह जो है वो डोनेट की है। अब वासा जो है वो एलडीए की पेरेंट एजेंसी है, एलडीए ने 1 दिन की तनख्वाह भी डोनेट नहीं की। अच्छा, यानी कि जिस पेरेंट एजेंसी के तहत आप काम कर रहे हैं उसने 1 दिन की तनख्वाह नहीं दी, वासा ने अपने 1-1, 2-2, 3-3 दिन की तनख्वाहें दे दी हैं। एलडीए उल्टा ऑनरेरियम ले रहा है। आपने देखा जी कि कोरोना के तहत पूरे पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने ऑनरेरियम क्लेम कर दिया है। यानी कि जी कि मैंने कोरोना के दिनों में बड़ी मेहनत की है और मैं इजाफी काम करता रहा हूं, मैंने बड़ी जिंदगी को रिस्क में लगाया, तो मुझे ऑनरेरियम दे दिया जाए। तो जहां पे वज़ीर आला साहब, आप चेयरमैन एलडीए हैं, आप इस चीज को देखें कि जहां पे आपका एक इदारा ये कर रहा है कि वो सरकार के खजाने से पैसे खींचना चाह रहा है, दूसरा गरीब सीवरमैन जो गटरों में उतर के गटरों की सफाई करते हैं, जो सारा दिन गली मोहल्ले में गटर के ढक्कन खोलते हैं, असल मेहनत करते हैं, आप उनके पैसों पे अगर ये कहते हैं कि पेट काट के कोई मदद कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर एक्चुअली उन लोगों का पेट काटा जा रहा है, इनका नहीं काटा जा रहा है। वो सलाम के मुस्तहिक है। और हमारी काबीना तो दुनिया की वो काबीना है जिसने सबसे आखिर में अपनी तनख्वाहें डोनेट करने का ऐलान किया। आपको पता है ना, न्यूजीलैंड ने भी ऐलान कर दिया, सबने कर दिया, लेकिन हम सबसे एंड पे आए और शुक्र है चले हमने देर आए दुरुस्त है। तो एक्चुअली ये पेट काट के नहीं, ये सिर्फ तरगीब दी जा रही है इस बयान में कि तमाम सरकारी इदारे आए और मजीद तनख्वाहें काट के, मजीद वसाइल काट के आप जो है वो कोरोना फंड का पेट भरें। और कोरोना फंड किसके पेट में जाएगा इसका नाम से पूछें। बिल्कुल सही कहा। ये एक पॉलिसी है जी, उसका ना पूछें बिल्कुल कि वो किसके पास जाएगा, क्योंकि सानिया निश्तर साहिबा जो पूरे पाकिस्तान में देख रही हूँ तो वाज़ेह है कि जी ये हम डाटा देंगे अगर अपनी काबीना को या अपनी पार्लियामेंट में पेश करेंगे तो लोगों का डाटा लीक हो जाएगा, उनके सिक्योरिटी रिस्क हो जाएंगे। भाई अगर आप अपनी काबीना पे अपने लोगों पे इत्मीनान नहीं करते तो फिर मीडिया किस मुंह से इनसे ये मांगेगा कि जी आप हमें भी बताएं कि किस किस को दिया है, बिल्कुल किन किन को दिया है। बिल्कुल तो ये एक एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा फैल चुकी है, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को एक अनार्की की तरफ लेके और ये ऐसे ही रहेगी, हालात ऐसे रहेंगे, बदलेंगे नहीं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, वापस आएंगे तो हमने जो अगली खबर डिस्कस करनी है वो ये है, वो शहरियों के लिए असल में मुश्किल खबर है। फ्लोर मिलें आज से बंद, एसोसिएशन की जानिब से ऐसा कहा गया है। अब इनके मुतालिबात क्या हैं, अब क्या हालात होने वाले हैं, डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अब शहरियों के लिए बड़ी परेशानी आने वाली है, माह रमज़ान भी है, ज़्यादा से ज़्यादा आटे का इस्तेमाल होता है, फ्लोर मिलें बंद होने जा रही हैं, जबकि शहर में 1 से 2 रोज़ का आटा सिर्फ मैसर है। क्या कहेंगे दुरेने आप? देखिए ना, ये इस स्टेज पे हुआ है कि जब लोग अपनी ज़कात देते हैं, अपना खैरात देते हैं, सदका देते हैं, और ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश होती है कि कुछ ना कर सकें, एक आटे का थैला ही कम से कम एक ख़ानदान को या किसी फ़र्द को दे दें, उसका ज़िंदगी का रोज़गार जो है अगर बंद हो गया है, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो रोटी एक ऐसी चीज़ है जो जिसके बगैर आपकी खुराक का तसव्वुर ना होने के बराबर है। और अगर आपको रोटी नहीं मिलती, आप रोटी नहीं खाते, आप रोटी के साथ पुराना सालन खा लेंगे, आप रोटी के साथ गुजारा कर लेंगे, आप रोटी के साथ कहीं से कोई थोड़ा बहुत बचत करके आप कुछ भी खा लेंगे। एक रोटी कम से कम इंसान को जो पहले 3 वक्त आराम से मुयस्सर होती थी, अब तो 2 वक्त भी मुयस्सर नहीं है। बहुत सारे ऐसे हालात शहर में बन चुके हैं, अगर रियलिटी पे जाके हुक्मरान देखें तो लोग अब 3 वक्त की रोटी नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे। अब लोग 2 वक्त की रोटी खाने वाले बिल्कुल अच्छे तसव्वुर किए जाते हैं। लेकिन हुकूमत तो इससे भी इनकारी है, ये कहा जाता है मीडिया इन चीजों को एग्जैजरेट कर रहा है। मैं तो पहले रमजान से सुन रही, आटा महंगा होने वाला है, आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा, आटे की किल्लत का सामना हो सकता है, और आज से फ्लोर मिलें बंद हो रही हैं। और ये हरधर्मी इसको कहें कि आपकी हुकूमत की रिट को अगर कोई चैलेंज कर रहा है पहले दिन से, आपको वो कह रहा है जी हम आटा नहीं देंगे, आपको वो कह रहे हैं जी कि हम आपको फ्लोर मिलें बंद करके आप ले लें आटा जिससे लेना है। आप एक तो उनको कोटे पे गंदुम भी सरकार दे रही है, और आप कोटे पे गंदुम दे के उनको जब पे बैक करने का फ्लोर मिलों का टाइम आया है तो वो भाग गए हैं उससे, और अब वो कहते हैं जी हमारी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। तो फिर मैं यही कहूंगा ना कि क्या हुकूमत
इस चीज पर जोर नहीं देती कि वो अपने वसाइल खुद बनाए? क्या कोई सरकारी ऐसी फ्लोर मिल्स नहीं होनी चाहिए? कोई सरकार के पास अपने वसाइल नहीं होने चाहिए कि जब कोई हड़ताल करे, जब कोई फराहमी ना करे? भाई गंदुम तो आपके पास सरकारी गोदामों में मौजूद है, बिल्कुल ऐसे आप उसकी करें फ्लोर, उसका आटा बना के आप मार्केट में ले आए, कोई सरकार अपना ही ब्रांड ले आए, ताकि ये हमेशा की ब्लैक मेलिंग से तो दूर हो सके। लेकिन हमने खुद इन्हिसारी का सोचा ही कमी नहीं है ना, और यही हमारी गफलत है कि हमने किसी भी स्टेज पे लोगों को रियायत दी, हमने फ्लोर मिलों को और इसी सबका खमियाजा अब आवाम को भुगतना पड़ेगा। हसन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि अब बताया ये जा रहा है कि आज से फ्लोर मिलें बंद हो जाएंगी और स्टॉक जो सिर्फ 1 से 2 रोज का मौजूद है, क्या सूरत हाल है, इनके मुतालिबात क्या हैं और इस पर किसी ने बातचीत करने की कोशिश भी की है या नहीं? जी ना, इसमें जो सबसे अहम मसला है वो ये है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ये मौकफ है कि जो महकमा खुराक पंजाब है उसकी जानिब से जो नाक़िस पॉलिसियाँ हैं उनके बायस इस वक्त फ्लोर मिल्स को बंद किया जा रहा है। और उनका इस हवाले से जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा है, जब उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि महकमा खुराक ने उनको जो है वो, क्योंकि इस वक्त होता ये है कि जब भी गंदम की खरीदारी मुहिम शुरू होती है तो उस वक्त जो सरकारी गंदम है फ्लोर मिल्स को उसका कोटा बंद कर दिया जाता है। इस दौरान फ्लोर मिल्स अपने पूरे साल के स्टॉक के लिए गंदम की खरीदारी करती हैं ताकि वो सरकारी गंदम के साथ साथ जो प्राइवेट गंदम है उसकी पिसाई करके तो आटा जो है वो मार्केट में ला सकें। लेकिन इस मरतबा ये किया गया महकमा खुराक की जानिब से, अपना जो गंदम खरीदारी मुहिम का हदफ है जो 45 लाख टन का हदफ रखा गया था उसको पूरा करने के लिए इस दफा फ्लोर मिल्स को खरीदारी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से जो फ्लोर मिल्स हैं उनमें स्टॉक गंदम का मौजूद नहीं है। आसिम रजा का ये कहना था कि इस हवाले से उनकी सूबाई जो सीनियर वजीर हैं अलीम खान, उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी की गई और उनसे ये कहा गया कि फ्लोर मिल्स को जो गंदम का स्टॉक है वो रखने की इजाजत दी जाए, जिसपे उन्होंने 48 घंटे से 72 घंटे का स्टॉक रखने की इजाजत दी। लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ पंजाब के जो जिला हैं उनकी इंतजामिया फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस वक्त फ्लोर मिल्स के पास प्राइवेट गंदम जो है वो मौजूद नहीं है। और इन दिनों क्योंकि फ्लोर मिल्स जो है वो प्राइवेट गंदम का आटा बनाकर मार्केट में फरोख्त करती है, तो इस वक्त फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद नहीं है। और जिन फ्लोर मिल्स पे 24 से 48 घंटे का स्टॉक मौजूद भी है हुकूमत के अहकाम के बावजूद, वहां पर जो है वो छापे मारकर उस गंदम को जो है वो कब्जे में किया जा रहा है महकमा खुराक की जानिब से, जिस पर हड़ताल की जा रही है। और इस हवाले से एसोसिएशन का यही मौकफ है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे और उनको स्टॉक की खरीदारी के अहकामात नहीं दिए जाएंगे उस वक्त तक जो मिले हैं वो नहीं चलाएंगे। और इस हवाले से उनका यही कहना है कि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में रोजाना की बुनियाद पे 2 से 2.5 लाख आटे का 20 किलो का थैला जो है वो फराहम किया जाता है। और अब अगर यही सूरत हाल रही तो जो आटे का स्टॉक है वो मौजूद नहीं रहेगा शहर में, और जिसकी वजह से आटे की किल्लत भी पैदा हो सकती है। और एसोसिएशन का यही मौकफ है, उनका यही कहना है कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महकमा खुराक के ऊपर होगी। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले और इस अहम मसले को हल करे, क्योंकि जो आटे की अगर शॉर्टेज शहर में होती है जैसे कि गुज़िश्ता दिनों की होती रही है, तो फिर आम आदमी जो है वही खुआर हमेशा की तरह दोबारा से होगा। जी है ना, सही दुरे ने आप कुछ पूछा? हाँ जी हसन, ये बताएं कि अब देखें हमने रमज़ान का आगाज़ हुआ, हमने आटा घरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ज़रूरत के मुताबिक आटा ले लिया। अब तीसरे अशरे में जब दाखिल हो चुके हैं, जब हमने नई ख़रीदारी करनी है एक एंड यूज़र के हिसाब से आटा लेना है, ईद आ रही है आगे और ईद के बाद बाकी दिन भी चलाने हैं, तो इस वक्त तो शहरी बेचारे अब उस स्टेज पे आ गए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेज पे आ गए कि मारे मारे फिरेंगे। हुकूमत ये ऐलान करती फिर रही है जी कि हमने रिकॉर्ड गंदम खरीदारी कर ली, हमने रिकॉर्ड मुल्की तारीख में आज तक इतनी गंदम नहीं खरीदी गई की गई। तो अगर आम शहरियों के पेट पे और उनके हक पे डाका मांग के अगर उन्होंने गंदम खरीद के अपना रिकॉर्ड बनाना है, तो फिर तो आप बता दें कि हम गंदम के अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास तो आटे के अलावा और कोई चीज़ भी नहीं है जिससे हम कोई आम बंदा अपना पेट भर सके। इस पर कोई मार्केट का प्लान, कोई फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से कोई इजहार नरमी, कोई इजहार हमदर्दी कुछ है इस हवाले से? इसमें जब आज से तकरीबन अगर हम एक हफ्ता कबल की बात करें तो एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान किया था और आटे का 20 किलो का थैला जो है उसकी कीमत में 20 रुपए के इजाफे का भी ऐलान किया था। लेकिन एसोसिएशन ने साथ में ये भी कहा था कि माह रमजान में ये इजाफा नहीं किया जाएगा, रमजान के बाद ये इजाफा जो है
किया जाएगा, इस हवाले से एसोसिएशन ने अपने एंड पे एक रिलीफ देने की आवाम को कोशिश जरूर की। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये जो हड़ताल की तरफ जाया जा रहा है, तो फ्लोर मिल्स हुकूमत को भी ब्लैकमेल कर रही हैं, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इसी हवाले से जो फ्लोर मिल्स के पास डाटा मौजूद है जो गन्नों खरीदारी का, उसको अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि इस वक्त तक जो गन्नों की खरीदारी है हुकूमत ने वो तकरीबन 37 लाख टन खरीदारी की है, और अगर और जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे पिछले साल की गंदम अगर बात करें तो वो सिर्फ हुकूमत के पास उसका स्टॉक 1 लाख टन का था। तो इस तरह करके अगर बात करें तो 37 लाख टन जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास गंदम मौजूद है, और अभी चंद रोज और भी बाकी हैं इसको गंदम की खरीदारी का जो हदफ है इसको पूरा करने के लिए। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ खासतौर से जो फ्लोर मिलर्स हैं, क्योंकि उनको भी सोचना चाहिए कि आम आदमी को किस तरह से रिलीफ दिया जाए, क्योंकि एट द एंड जो आम आदमी है, जो आम शहरी है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुतासिर आम आदमी हो रहे हैं और इसके लिए कोई इकदाम नहीं किए जाएंगे। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इनफ कोटा भी मौजूद है, जैसे कि हसन बता रहे थे। आप मुझे बताएगा, इस माफी मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मैं वही बात की तरफ आना चाह रहा था कि हमने पहले भी ये बात हाईलाइट की कि बोगस जो फ्लोर मिल्स हैं जो एक्चुअली ऑपरेट नहीं कर रही, लेकिन उनके नाम पे कोटा रजिस्टर्ड है, और वो हर साल गंदम क्लेम करते हैं जी कि हमें गंदम दें, जबकि एंड रिजल्ट में वो गंदम से आटा बना के मार्केट में प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक अबंडेंट पड़ी है। और उनके नाम पे जो गंदम सरकारी रेट पे सरकारी कोटे से कौन ले रहा है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसके बाद यही वो फ्लोर मिल एसोसिएशन के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जो माफिया का साथ दे रहे हैं, और ऐसी फ्लोर मिल मालकान का साथ दे रहे हैं जो चलाते तो नहीं लेकिन सरकारी कोटे में पूरा हक जमाते हैं, और धक्के से धौंस के साथ वो कहते हैं जी कि हमें तो सरकारी गंदम दें तो फिर हम आगे चलेंगे। एक तो ये इशू है। फिर एक्स मिल रेट का, जो मार्केट रेट का गंदम की कॉस्ट का, आटा किलो रुपए क्या पड़ेगा उनको, ये तो गवर्नमेंट के साथ बैठ के इनको तय करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है और ये लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि अगर आपकी खरीदारी से कम पे आपको गंदम का बनाया हुआ आटा फरोख्त करना पड़े तो आप कर दें। इतनी दरिया दिली तो हमारे पाकिस्तानी ताजरों में कम से कम नहीं है। हम तो मौके का फायदा उठाना जानते हैं और मौके का फायदा उठा रहे हैं, सारे उठा रहे हैं। ये मौके का फायदा सिर्फ अभी हम देख रहे हैं, सिर्फ गंदम आटा नायाब नहीं होगा, बल्कि आपको सब्जियां भी ईद के दिनों में और चाहिए तो अना ये कि सीनियर वजीर अलीम खान साहब का मैंने देखा कल ट्वीट आया था जी कि हमने रिकॉर्ड गंदम जो है वो हमने प्रोक्योर कर लिया, हमने खरीद लिया। तो अब एक रिकॉर्ड फ्लोर मिल भी बना डालें और उस गंदम की सारी वो करके आपकी जो प्रोडक्शन है मार्केट में सरकार अपना आटा लॉन्च कर दे। सही, ताकि आपने अगर रिकॉर्ड गंदम आपके पास मौजूद है तो उसका फायदा आवाम तक तो पहुंचे, और शायद वो बेहतर हो। नहीं तो हमें जो आटा मिलता है ना उसमें चोकर होती है, ना उसमें सूजी होती है, ना उसमें कुछ होता है। नहीं, आप ऐसी कोई खुशफहमी ना रखें, बेहतर वो तब भी नहीं होगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक मोरिया पुल का मुस्तकबिल क्या होगा। 3 साल में तो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ जाएंगे। 3 साल हो गए, एक मोरिया पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी और इसके फंड्स भी वापस ले लिए गए हैं। अब एक मोरिया पुल शाहरात जितनी मसरूफ है आप लोग सभी जानते हैं, वहां पर रश का कितना बड़ा मसला रहता है ये भी आप जानते हैं, और फिर जब बारिश हो जाए तो उसके बाद तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। क्या कहेंगे दुर्ने आप? देखिए ना, पहले ही लाहौर शहर के जो मंसूबे हैं वो ना होने के बराबर हैं, ठीक है। और जो पहले से मंसूबे चल रहे थे लाहौर शहर में, आप उनको भी नहीं चला सके। आपने एक मोरिया पुल दरकिनार दूर की बात, आप शाकाम चौक के फ्लाईओवर को नहीं चला सके, आप रिंग रोड SL3 की एग्रीमेंट होने के बावजूद तैयार पड़ा एग्रीमेंट, लेकिन आज गुजरियाल साहब के पास टाइम नहीं है कि वो एग्रीमेंट आगे साइन करवाएं और उसके बाद रिंग रोड के SL3 पे काम शुरू हो ताकि लोग रायविंड से होते हुए मुल्तान रोड और मोटरवे को एक्सेस कर सके। आपके पास तो ये भी वक्त नहीं है। उसके बाद रही बात ऑरेंज लाइन की, उसको तो आपने बिल्कुल ही खूब खाते डाल दिया ना, यानी कि उसका तो पूछते नहीं, उसका ना ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जिन पर ऑलमोस्ट काम हो चुका है। काम 80% 90% कंप्लीट हो चुका था। और अब आपने एक प्रोजेक्ट अलाइव किया फिरदौस मार्केट, और फिरदौस मार्केट के संगे बुनियाद आज वज़ीर आला साहब रख रहे हैं। अब इसमें भी लोगों को बहुत रिजर्वेशन है। लोग कहते हैं कि फिरदौस मार्केट अंडरपास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप फिरदौस मार्केट से निकलेंगे आगे जाएंगे तो आप कैवरी वाले जो इशारे पे है उस पे फंस जाएंगे। ऑलरेडी पीक आवर्स में आपके पास ब्रिज पे लाइनें लगी होती हैं, तो आप ब्रिज के ऊपर भी खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। जब आप पीछे से सिग्नल फ्री ट्रैफिक का फ्लो देंगे
तो लाइनें इशारे तक जाएंगी। इससे ज्यादा जरूरी शादरा का अंडरपास था, इससे ज्यादा जरूरी इमामिया कॉलेज फाटक पे इमामिया कॉलोनी फाटक पे अंडरपास था, इससे ज्यादा जरूरी शाहकाम चौक का अंडरपास था, जहां पे एक मेस होता है और आबादी के अंदर ना लाहौर में कोई आ रहा होता है ना कोई जा रहा होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जिनको किया जाना था, नहीं किया गया। तो मैंने तमहीद बांधने का मकसद ये है कि हुकूमत को प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। एक मोरिया पुल चूंकि मुतवस्सत इलाके का प्रोजेक्ट है, वहां पे गरीब लोग रहते हैं, वहां पे कोई लोहार है, किसी का स्टील का काम है, किसी का लोहे का काम है, कोई मिस्त्री शाह जा रहा है, कोई चमड़ा मंडी जा रहा है, कोई चूना मार्केट जा रहा है, कोई केमिकल की मार्केट में 2 ड्रम रख के छोटा सा कारोबार चला रहा है। आप उन लोगों के मसाइल की तवज्जो तो दें। वो इतना ज्यादा संगीन मसला है कि अभी स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, कारोबार अरूज पे आ जाएंगे, आप वहां पे गुजरने के लिए 1 घंटा प्लान करते हैं कि जी आज घंटा मैंने फंसना है, और पीछे रेलवे वक्त हमें मुझे सर बता दें अब इस मंसूबे का मुस्तकबिल क्या इस मंसूबे का मुस्तकबिल ये है कि फंड्स आपके 31-32 करोड़ के मौजूद थे, हुकूमत ने रिलीज किए हुए थे। कोरोना की वजह से वो फंड्स जिस तरह सबके ले गए वो फंड्स भी ले गए, लिहाजा इसका मुस्तकबिल जो है ना वो तारीख है, क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे कोई काम नहीं करेगा। आगे भी इसके काम रुकने की वजह यही थी कि सरकार ने पैसे नहीं दिए, ठेकेदार भाग गया, फिर नया ठेकेदार लाए, उसको भी पैसे नहीं दिए, वो भी भाग जाएगा, फंड्स इसके है नहीं, लिहाजा लाहौर ज़ेरे तमीर है, लंबा सफर करें, लंबा आप अब इंतजार करें, इंतजार ही है, क्योंकि अभी कोरोना के बाद भी जब सूरत हाल बेहतर होगी, कब होगी अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी सारी चीजें जो है इस पर डाल दी जाएंगी और इसी तरह आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताना चाहूंगी कि तलबा को वो इदारा जो कि स्कॉलरशिप देता था, तलबा का मुस्तकबिल संवारता था, आज उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बहुत सारे गरीब लोगों के बच्चे जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता होना चाहते थे, उनके इतने वसाइल नहीं थे, ये इदारा उनकी मदद करता था और उनके ख्वाब जो कि वो देखते थे कि वो तालीम हासिल करके किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनके ख्वाबों को ताबीर जो है वो फराहम की जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इदारा जो है अब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होता चला जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ पैफ की, जहाँ पर हम देखते थे कि बहुत सारे तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती थी। ये इदारा कब कायम किया गया, इसके तहत कितने तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती थी, और अब जब मुश्किलात का सामना है तो इसके हालात क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगी। मरकजी सदर एपमा मेंबर ज्वाइंट एक्शन कमेटी हैं, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है, मियां शब्बीर अहमद हाशमी साहब, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मसाइल मैंने बताया कि पैफ को बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगी कि इदारा कब कायम किया गया, इसके क्या क्या अगराज़ो मकासद थे इसको कायम करने के, और फिर किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये इशूज़ था, ये इस सोसाइटी का जो असासा है, जो सबसे काबिल एहतराम जो कम्युनिटी थी, जब कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है तो आपके चैनल ने उनकी आवाज़ आज जो है ना वो सुनी और हमारे मसाइल को जो हाईलाइट किया। तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो पैफ है, ये खालिसतन गरीब के बच्चों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने के लिए बनाया गया था। 2004 में जहाँ परवेज़ इलाही साहब ने इसकी बुनियाद रखी, और इसमें जो गरीब का बच्चा है बेहतरीन जो है वो रिजल्ट्स दे रहा था और क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहा था। और अब तक अप्रैल 2019 से अब तक जो है वो 31 लाख बच्चा जो हमने पढ़ाया। अब ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी हम देंगे कि जो सिस में मौजूद बच्चे हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं, और जो रिजल्ट्स हैं और इस साल जो बोर्ड की पोजीशन है, पूरे पंजाब के जो तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें जो पोजीशन हासिल की है वो हमारी नुमाया जो पोजीशन है वो हमारे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के बच्चों की है। इतना एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग एक जो मॉडल था एजुकेशन का, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा एजुकेशन का मॉडल नहीं है जो इतनी लोवेस्ट फीस में जो है वो बेहतरीन जो रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड में पोजीशन भी ले रहा हो, और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ओएससी बच्चों को जो है वो स्कूलों में लाने के लिए बेहतरीन जो मॉडल था। इसको बदकिस्मती के साथ ये जब का ये हम रियासत मदीना की बात हुई है, इसमें यह है कि जो फाइनेंशियली जो इसमें सियासी मुदाखलत हुई, तो सियासी मुदाखलत के साथ साथ जो गरीब के बच्चे के लिए जो एक फैसिलिटी क्यों सियासी मुदाखलत की गई? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से बार बार यही कहा गया था कि तालीम उनकी तरजीहात है, तो यहाँ पर तो इतना अच्छा काम किया जा रहा था। यहाँ हमने बार बार जो हुक्म वाला से भी मीडिया के थ्रू हमने अपना जो एक्चुअल जो रोल है जो पेप स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का, पीमा स्कूल्स का, वो हम बार बार जो है वो जो कोशिश की हमने बताने की।
लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हमारी जो है सरपरस्ती की जाती, क्योंकि ये वाहिद मॉडल है जो 550 रुपये पर स्टूडेंट मंथली जो है फीस में जो है बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, और गरीब का बच्चे को जो है डोर स्टेप पे जो है क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। तो इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं था, लेकिन क्या ही अच्छा हो, हम आज भी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि द्वारा इस इदारे को बचाएं, इस इदारे की सरपरस्ती करें। सही, इस इदारे को जरूर बचाना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा था, उनको क्या क्या इनिशिएटिव जो थी वो दिए जा रहे थे? वो सिर्फ 550 पर मंथ जो हमें फीस दी जाती है, उसमें तमाम अखराजात हमने करने होते हैं, सैलरीज हमने खुद देनी होती है, तमाम जो टैक्सेस हमने गवर्नमेंट हमें टैक्सेस जो है EOBI है, सोशल सिक्योरिटी है, अदर टैक्सेस जो है वो सब हम खुद पे करते हैं। सिर्फ जो बच्चों को 550 पर स्टूडेंट पर मंथ और एनुअली जो है उनकी टेक्स्ट बुक्स हमें दी जाती हैं, उसमें तमाम जो मामलात हैं, असासा को तनख्वाहें देनी है, जो रेंटेड बिल्डिंग है उनके रेंट देने हैं, तमाम मामलात हमारे ज़िम्मे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरीन मॉडल था, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। और अब जो है वो एक मामला जो अभी चला है उसमें जब तहकीक में जाएं आप, अभी हम फैक्ट्स एंड फिगर आपको देंगे कि ये जो एक फेक बच्चों के नाम पे जो है एक मीडिया ट्रायल किया गया, हकाइक जो है उसके बरक्स हैं। उसमें यह है कि 2,89,000 बच्चे का, जो मुराद राज साहब जो हमारे वज़ीर तालीम है उन्होंने कहा कि ये बच्चे फेक हैं। हालांकि उसका भी मैं अभी डिटेल भी आपको देता हूँ इन रिटर्न जो हमारे पास मौजूद हैं। उसमें जो ओवरऑल बच्चे जो सिस में मौजूद हैं, जो इनका रिकॉर्ड आप मंगवा लें, अभी आपको पता चलेगा कि 27,19,447 बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, सिस में मौजूद हैं। अभी आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मॉनिटरिंग है, एक दिन की वेरिफिकेशन के बाद, सिर्फ एक दिन जब मॉनिटर गया ME जो मॉनिटरिंग करने, तो जो बच्चे उस दिन एब्सेंट थे 2,89,000 पूरे पंजाब में जो बच्चे थे, 7,500 स्कूल में वो जो बच्चे उस दिन एब्सेंट थे, उन्होंने एब्सेंट करने के बजाय उनको कहा ये बच्चे फेक हैं, ये है ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, जो एब्सेंट बच्चा है वो एब्सेंट है। बिल्कुल। अब एक दिन जो है वो स्कूल बच्चा नहीं गया, उसको फेक कहना सरासर ना। अब उसके बाद कानूनी तौर पे यह है कि अगर आपने किसी पे इल्जाम लगाना है या किसी पे जुर्म करना है या किसी पे आपने सजा देनी है, तो उसको रीमॉनिटरिंग कराई जाती है, री-वेरीफाई किया जाए। उसके बाद स्कूल में गया ही नहीं है कि ये बच्चा एक बार गया, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। इन्होंने क्या किया, फरवरी में तकरीबन जो है 750 स्कूल ऐसा है जिनको 0 पेमेंट दी है फरवरी में। उसमें कहा ये जो बच्चे आपके थे ये सारे फेक हैं, ये स्कूलों में है नहीं, आप इनका गलत जो है ना वो पेमेंट ले रहे हैं, वो पेमेंट काट ली गई। अभी जो मेरे पास इनके फिगर है कि जो पेफ का सिस है उसमें ये बताया जा रहा है कि 3,30,487 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में अप्रैल 2019 से अब तक जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन हासिल की है, लेकिन हमने इनको एक पैसा भी पे नहीं किया। अच्छा, ये अभी ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको इन रिटर्न भी देने को तैयार हूं। बाकी रही दो जो ये कहा जा रहा है कि 2,89,000 जो बच्चा उस दिन जो एब्सेंट था, उसमें भी आपको मैं डिटेल जो है वो देना चाह रहा हूं कि वो 2,89,000 जो बच्चा फेक की बात हो रही है, उसमें जो जिन बच्चों की तस्वीर इनवैलिड पिक्स थी, मतलब जो सिस में और बच्चे को जब वेरीफाई किया गया उनकी तस्वीर गलत लग गई। सिस इतना स्लो स्पीड के साथ काम करता है इन दिनों में, जब हमने इनको डाटा कलेक्शन करनी होती है, ये मसाइल इनके थे, सिस के थे, लेकिन वो डाल दिया गया हम पे ऊपर कि हमें जब टाइम दिया जाता है। अब देखें कि इन दिनों में लॉकडाउन है, हमें स्कूल खोलने की भी इजाजत नहीं दी जाती। अब ये कहा जा रहा है कि आप सिस, लेकिन आपके पास अगर फेक डाटा कहा जा रहा है, आपके पास तो स्टूडेंट्स का पूरा डाटा मेंटेन होगा ना, आप वो प्रोवाइड कर दें ताकि उस पर कोई दो राय ना रह जाए। वो हम तो बार बार कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से कि हम जिस फोरम पे कहते हैं उन बच्चों को वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं जब भी। लेकिन बात ये है कि अब अभी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी तालीम पे तो कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा सकता। अभी CMIT की रिपोर्ट मैंने आपको दी है, CMIT रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि एक जो मॉनिटरिंग हुई है उस दिन बुकलेट वेरिफिकेशन थी, बुकलेट वेरिफिकेशन बदकिस्मती से जिन स्कूलों की उस दिन बुकलेट वेरिफिकेशन हुई उनको 5 माह की पेनल्टियां डाल के उनकी पेमेंट्स काट ली गई हैं। जिन स्कूलों की बुकलेट पर वेरिफिकेशन नहीं है उनको पेमेंट्स पूरी आ रही हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? सही, मुझे ये बताइएगा अभी कितना अरसा हो गया कि पेमेंट नहीं की जा रही है और उससे कितने स्टूडेंट्स आपके मुतासर हो रहे हैं? 31 लाख जो स्टूडेंट्स हैं इसमें जो हमारे सिस्टम में है, उसमें जो ऑन रिकॉर्ड है वो 26 लाख सिस में मौजूद हैं। बाकी वो बच्चे 2 साल से हमें एडमिशन की इजाजत नहीं दी, 2019 में भी, अब 2020 में। हमें उम्मीद थी कि ये गरीब का बच्चा जब आता है उसी लोकेलिटी में, तो हम कहते हैं चलो गवर्नमेंट जो है जब सिस ओपन करेगी एडमिशन की इजाजत मिलेगी, हम बैठा लें। लेकिन बच्चों को हम ये वापस नहीं भेजते कि बच्चे कम अज कम एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि ये उनका राइट है।
वो जो 31 लाख बच्चा हमारे पास मौजूद है, जब चाहे उनके पेरेंट्स को भी, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी हम जहां कहेंगे जो है हम उनको वेरीफाई कराने के लिए तैयार हैं। इसमें जो इन बच्चों की पेमेंट्स जो नहीं मिली हमें फरवरी में, जो 5 माह की कटौतियां की, 750 स्कूल ऐसा है जिसको एक पैसा नहीं दिया गया फरवरी। अच्छा, ये जो गैर कानूनी कटौतियों की बात आप कर रहे हैं, ये किस मद में की गई है? ये इन्होंने एक कहा कि फेक बच्चे हैं। एक बार जस्ट जो उस दिन गया है, पूरे साल में बच्चा आता रहा, एक दिन अगर स्कूल में नहीं गया बच्चा वो, तो उनको कहा ये बच्चा फेक है। उसमें इन्होंने 1 माह की कटौती नहीं की। फरवरी में इन्होंने 5 माह की, पिछली जो प्रीवियस 5 मंथ थे उनकी कटौतियां डाल के वो पूरी महीने की पेमेंट इन्होंने काट ली। मार्च में पेमेंट नहीं आई, अप्रैल में नहीं आई, मई में नहीं आई। अब इस तरह मिला के 4 माह से जब आप किसी को पेमेंट नहीं देंगे, रेंटेड बिल्डिंग है, यूटिलिटी बिल्स हमने अदा करने हैं, असासा को तनख्वाहें देनी है, लॉकडाउन में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। बस ये तो एक मुस्लिम रमजान मुबारक में आप खुद बताएं कि कितना जज्बा होता है हमारे पास, लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके हमें वो तमाम जो मुझे सिर्फ ये बता दें, ये एक अहम नुक्ता है, बहुत सारे तलबा जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप कह रहे हैं इसको सियासत का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ पसे पर्दा मुहर्रिकात हैं, या जानबूझ के इसको निशाना बनाया जा रहा है? इसमें हमें जो इंसाफ स्कूल थे, वज़ीर तालीम मुराद साहब की 2 कारकर्दगी आप खुद देख लें। हम आज, हमें कोई उनसे ग्रज नहीं है, कोई उनसे मुखालफत नहीं है। हम तो आज भी वज़ीर तालीम मुराद साहब के आज यहाँ बैठ के भी आपके सेट पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, इस पे जुल्म ना करें। जो लोग अगर जो गलत हैं या जिन बच्चों ने अगर कोई फेक बच्चा बिठाया हुआ है, आप उन बच्चों को, उन लोगों को टारगेट करें। उन लोगों को अगर आप ये सारे मामला उनकी तहकीक करेंगे, बार बार वेरीफाई करें, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो हम आपके साथ होंगे। हम कभी भी फेक लोगों की, माफिया की कभी हमने तर्जमानी नहीं की, ना करेंगे, हम आपके साथ होंगे। क्योंकि ये तालीम का मामला है ना, बच्चों का मुस्तकबिल आपका अगर आप उन चंद बच्चों की वजह से पूरी एफएफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो तबाह कर देंगे, मिलिया मेट कर देंगे, सिर्फ आप अपने इंसाफ स्कूल चलाने के लिए, तो ये बहुत, इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। सही, टीचर्स किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमने बात की स्टूडेंट्स की, जिनका मुस्तकबिल हमें मुतासर नज़र आ रहा है, तारीख नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सियासत की नज़र होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे असातिज़ा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे थे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन की सूरत हाल है, फाकों पर लोग पहले ही आ चुके हैं, उस पर इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा को तनख्वाहें ना मिलना, ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर अभी तक क्या किया गया है, क्या हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुंचाई गई है, अपने मेहमान से जान लेते हैं। बताइएगा। ये फरवरी में जो पेमेंट थी वो कटौतियों की नज़र होगी, उसमें स्कूल्स को पेमेंट नहीं मिली। जब स्कूल को पेमेंट नहीं मिली तो तनख्वाहें नहीं दी गई। असातिज़ा की तादाद कितनी है? सबसे पहले 4 लाख से ज़ायद, जो 4 लाख जो असातिज़ा हैं वो जो 4 माह से जो है वो तनख्वाहों से महरूम है। 4 लाख असातिज़ा, कम तादाद नहीं है। हमारा एक डेलीगेशन 3 दिन पहले सीएम साहब से मिले हैं कि अब ईद पे अगर आप वसीयत एक इंसानियत, हम सबसे ज़्यादा एहतराम उस्ताद का है, लेकिन यहाँ उस्ताद का वो एहतराम भी खो दिया। हमने फेक का, माफिया का इल्ज़ाम लगा के उस्ताद का वो जो कदर थी, जब उस्ताद ये खलीफा बकर जो है वो उस्ताद की जूते उठा के फख्र महसूस करता था, आज उसी उस्ताद को हमने बेइज्जत कर दिया, उसी उस्ताद को हमने सड़कों पे जलील कर दिया। अगर आप हमारी बात सुनते तो हम इhtजाज ना करते, सड़कों पे आके हम इhtजाज ना करते। हर लेवल पे गए, सीएम साहब को कहा है, सेक्रेटरी साहब को कहा है, हर लेवल पे मीडिया पे भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन 4 माह से जो है अभी तक कोई इसका हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। लॉकडाउन में संगीन हालात हैं, उसके बाद रमज़ान मुबारक गया जहां लोग हमदर्दियां बांटते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन अब ईद उल फितर की आमद है। अब 3 दिन सिर्फ रह गए हैं कि जो वर्किंग डे हैं। अब आज भी अगर ये मामला हल नहीं होता तो ईद पे जो है 4 लाख असातिज़ा जिनकी फैमिलीज पहले ही फाकों पे आ चुके हैं। अब देखें कि हम वो सफेद पोश तबका, हमसे तो ज्यादा इस रियासत मदीना के दावेदारों ने उन मजदूरों का सोचा है जिनको वो रिलीफ पैकेज दे दिया। हम वो सफेद पोश तबका है, ना तो हम मजदूरी कर सकते हैं, ना हम भीख मांग सकते हैं, ना कोई हम इमदाद के लिए किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं। बिल्कुल, आपने तो मुझे ये बताएगा, आपकी जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है, अगर आफ्टर रमज़ान आपके मुतालिबात नहीं माने जाते हैं, उस पर नज़रसानी नहीं की जाती है, तो फिर आपकी एहतजाजी हिकमत अमली क्या होगी? अब ना ये मामला जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुए हैं, तबाही जो सबसे बड़ी आई है वो शायद साजिश थी कि प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो तबाह कर दिया गया। 3 तरह के हमारे स्कूल हैं पूरे पंजाब में।
एक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक पीमा स्कूल है, जो वो घोष स्कूल, जो नाकाम स्कूल जो गवर्नमेंट कहते हैं, उनको हमने चलाया, हमें इन्होंने दिया, हमने उनको चलाया और बेहतरीन मॉडल के तौर पर आज उनके बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का मॉडल जहां दूसरे सूबे उसको फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी एप्रिसिएशन है, वो ऐसे इदारों को सिर्फ अपनी अना की भींच चढ़ा देना, सियासत की भींच चढ़ा देना और उसके बाद इन लोगों की रमजान मुबारक में बददुआओं का भी जो है ना वो महसूस ना करना, तो ये बहुत बड़ा सितम है, जुल्म है। और हम फौरी तौर पर हम मुतालबा करते हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल्स को ओपन ना किया गया, जब प्राइवेट 90% ऐसे स्कूल हैं जिनके फीसें उस वक्त आती हैं जब बच्चे स्कूल आते हैं, जब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो उनकी फीसें कहां से आएंगी? पीमा स्कूल और पेप स्कूल की पेमेंट्स गवर्नमेंट ने रोकी हुई हैं, प्राइवेट स्कूल की वालिदैन नहीं आ रहे। मुझे ये बताएगा कि इसके साथ इसलिए तो ये सलूक नहीं किया जा रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना ही इनिशिएटिव नहीं था, उनका मंसूबा नहीं था, इसीलिए इसके साथ ये सब किया जा रहा है? शायद ऐसा हो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब एक नेशन, मुल्क को कौम का एक प्रोजेक्ट है, एक इस कौम के लिए जो एक बेहतरी के लिए कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा भी, हम तो फख्र महसूस करेंगे जब वज़ीर तालीम मुरादा साहब कहेंगे कि ये पेफ का बच्चा भी हमारा गवर्नमेंट का बच्चा है, पीमा का बच्चा भी हमारा बच्चा है। अगर हम प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी जाती, पेफ और पीमा की जो पेमेंट्स है वो मई तक हमें नहीं दी जाती, तो इंशाल्लाह न सिर्फ पूरे पंजाब को धरना, वो जो धरना होगा जब लोग आएंगे तो वो फिर वापस जाने के लिए नहीं आएंगे, जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे वो लोग वापस नहीं जाएंगे। और इंशाल्लाह हम बताएंगे कि प्राइवेट सेक्टर। सीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई, उसमें कुछ हौसला अफजा नताइज आपको नहीं मिले? कोई डेट नहीं दी गई कि इस तक आपको अदायगियां कर दी जाएंगी, कम से कम असातिज़ा जो कि इस वक्त इतनी परेशानी का शिकार है उनकी तनख्वाहें दे दी जाएंगी? उन्होंने याद दहानी कराई है कि इससे पहले हम पेमेंट्स देंगे, लेकिन आज तक जो आउटपुट है या रिस्पॉन्स है वो हमें नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आज भी अगर इसको फाइल पुटअप नहीं होती, अगर सेक्रेटरी एजुकेशन के पास एक साइन होने के लिए, एक चेक साइन होने के लिए पड़ा हुआ है, अगर वो चेक साइन नहीं होगा तो हमें पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। अब ईद के दिन है, अब ये 3 दिन के बाद फ्राइडे से तो जो मतलब विदा की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर जाकर 29 तक जो ऑफिस बंद होंगे, तो खुदारा आज हम वज़ीर आला पंजाब से भी मुतालबा करते हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन से, चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा करते हैं कि आपके चैनल के तवस्सुत से कि खुदारा के रमज़ान मुबारक के महीना का बसियत एक मुस्लिम इंसानियत की तजलील ना करें, उस्ताद की तजलील ना करें। उस्ताद ही जो सब आप लोग भी अगर यहाँ इन उहदों में पहुंचे हैं तो उस्ताद की वजह से पहुंचे हैं। अगर उस्ताद की इस तरह तजलील की जाती रहेगी तो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा जो है वो तालीमी बहरान पैदा होगा कि 60% जो तालीमी बोझ है गवर्नमेंट का हमने उठाया हुआ है और 90% जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड पोजीशन का वो हमारा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल अगर बंद रहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को आपने बंद कर दिया तो ये बहुत बड़ा तालीमी बहरान पैदा होगा और इस बहरान की वजह से नाकाबिल तलाफी जो नुकसान होगा वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वो कौम की तबाही का सबब बन। ऑलरेडी हम देख रहे हैं ये लॉकडाउन की वजह से हम तालीमी मैदान में बहुत ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है मुतासर हो रहे हैं। और फिर अगर पेफ स्कूलों के हालात रहे जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, तो फिर तो हमें मुस्तकबिल जो है वो तारीकी की तरफ जाता नज़र आ रहा है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही अब लॉकडाउन है, स्कूल के गेट खोलने की भी पाबंदी है। अब सर्कुलर पे सर्कुलर एमडी साहब बैठाए हुए हैं, जो वज़ीर तालीम साहब खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि मैं ऐसा ईमानदार एमडी लेके आया हूं जो सिर्फ और सिर्फ ये अपने सारे काम छोड़कर वो ये लेके आया करप्शन कहाँ है। हम कहते हैं आज ही मैं चैलेंज करता हूं कि 2,89,000 बच्चा, एक बच्चा जो है उसका हम डाटा देने के लिए, उनको वेरीफाई कराने के लिए तैयार है। अब देखें कि लॉकडाउन में जब आप यहाँ लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है, वहां आप कहते हैं जी 31 मई तक आप अपना बच्चे का बेफार्म भेज दें, 31 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन भेज दें। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हम तब पूरी कर सकते हैं जब हमारे स्कूल ओपन होंगे, वालिदैन स्कूल में आएंगे, हम उनसे रिकॉर्ड मंगवाएंगे तो आप लोगों को हम देंगे। तो ये बहुत बड़ा जो जानबूझकर जो है वो अनाज जो है वो अनाज हम रिक्वेस्ट करते हैं इस अनाज को खत्म करें। ये अनाज जो आपकी अनाज है, जो आपकी सियासत है, वो खुद अल्लाह हम उस तरफ नहीं लेके जाना चाहते। आपके मुतालिबात जो हैं वो बिल्कुल बजा हैं, इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी नोट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ जो हमने इस तमाम तर गुफ्तगू से अहस की है वो ये है कि जहाँ पर तलबा का मुस्तकबिल हमें तारीकी की तरफ जाता नजर आ रहा है, वहीं पर बहुत सारे असातिज़ा जो कि बहुत ज़्यादा मोहतरम होते हैं, जो कि अब प्लान ये कर रहे हैं कि एहतजाज की तरफ जाएंगे। तो खुदारा गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए और इनको इनकी अदायगियाँ करनी चाहिए। बहुत मुश्किल वक्त है, लोग जो है फाकों तक पहुँच चुके हैं और यहाँ
तो 4 माह से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी गई है और बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। तो खुदारा इस पर जो है वो नज़रसानी की जानी चाहिए ताकि इन असातिज़ा को अदायगियाँ की जा सके और स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे थे उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आज से मार्केटें खुली हैं, मार्केटों की सूरत हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लोग आ रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि केसेस हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, बाजारों की सूरत हाल क्या है। रुख करेंगे, अभी हमें ज्वाइन किया है वकार घुम्मन ने, इचरा बाजार में मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज इचरा बाजार की? और ये ना बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से आज से पंजाब भर में तमाम जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो प्लाजा हैं, जो मार्केट्स हैं, जो बड़े बाज़ार हैं, छोटी मार्केटें हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। अगले 4 दिन तक ये मार्केट्स बाज़ार ओपन होंगे। इस वक्त मैं इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि रवा हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ये लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। जुमेरात तक ये तमाम बाज़ार ओपन होंगे। ताहम अभी तक हुकूमत पंजाब इस पर फैसला कर रही है कि ये दौरानिया बढ़ाना है या इसको इसी तक महदूद रखना है जुमेरात तक। और अभी इस पर भी मुशावरत हो रही है कि ताजरों को 5 बजे तक का ही टाइम दिया जाएगा या इसको भी बढ़ाया जाएगा। ताहम मार्केटों में, बाज़ारों में इस वक्त काफ़ी खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। इचरा बाज़ार ख़ास तौर पे ख़वातीन का बाज़ार समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी की शॉप्स हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं, जूतों की शॉप्स हैं, जहाँ पर ख़वातीन ख़रीदारी कर रही हैं। इसके साथ साथ ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है, तो शादियों की ख़रीदारी भी अभी से लोगों ने करनी शुरू कर दी है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि शायद ईद के बाद दोबारा से हुकूमत पंजाब लॉकडाउन की तरफ जाए या ना जाए। इसी पे पेश नज़र लोग अभी से ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं। SOPs के साथ इन तमाम मार्केट्स को, बाज़ारों को, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत पंजाब और महकमा सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेल्थ का ये कहना है आप SOPs की बात कर रहे हैं कि SOPs के साथ मार्केट्स को खोलने की इजाजत दी गई है, तो इम्प्लीमेंट होता नजर आ रहा है? जैसे कि कहा गया था कि दुकान में रश ज्यादा नहीं होगा, अगर अंदर जो है वो लोग ज्यादा हैं तो बाहर लोगों को वेट कराया जाएगा, फिर सैनिटाइजर, और बार बार कहा जा रहा था कि जो लोग आए वो मास्क का इस्तेमाल करके आए, अदरवाइज दुकानदार उनको अंदर ना आने दें। ये प्रैक्टिस कहीं नजर आ रही है आपको बाजार में? चंद एक दुकानों पे नज़र आती है, लेकिन बाकी जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, वो इस पर अमल दरामद करने से कासिर हैं, क्योंकि SOPs ये हैं कि जो ख़वातीन हैं वो मास्क पहन के आएँ और छोटे बच्चों को साथ बिल्कुल ना लाएं। लेकिन यहाँ इचरा बाज़ार में हम यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, ख़वातीन ने उनको उठाया हुआ है और उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, वो यहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो बाज़ार में ना आएँ और उनको दुकान के अंदर भी ना जाने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। ताजरों का ये कहना है कि हम अपनी दुकान के अंदर तो SOP पर अमल कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर आ रहा है, जो बाहर लोग आ रहे हैं, वो उनको कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। कुछ लोग इस पर अमल करते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो तमाम लोग उसी डगर पर चल रहे हैं, वैसे ही काम हो रहा है। बेशतर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए, जो दुकानदार हैं उन्होंने हैंड सैनिटाइजर नहीं रखे हुए, ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहे। ख़ास तौर पे जो कैशियर्स हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि वो कैश के लेन देन के दौरान ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे जो डिस्प्ले में अशिया रखी गई हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर छूने से गुरेज़ किया जाए, और लोग जो चीज़ ख़रीद कर ले जाते हैं उसको वापस लेने से भी गुरेज़ किया जाए। ये बाकायदा SOPs जारी किए गए हैं ताकि जो स्प्रेड है, जो वायरस का स्प्रेड है, उसको रोका जा सके। इचरा बाज़ार में खास ये छोटी दुकानें हैं, दुकान के अंदर छोटे छोटे उन्होंने अच्छा वकार, अगर स्पेसिफिकली मैं इचरा बाजार की ही बात करूं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव भी देखा जाता है, रिक्शे बहुत ज्यादा यहाँ पर होते हैं, और फिर बाजार के तंग गलियों में हमें बाइक्स, गाड़ियां अंदर जाती नजर आती हैं। तो इसका क्या ख्याल रखा जा रहा है? ट्रैफिक जो स्टक हो जाती है उसकी वजह से ग्राहक जो वहां आते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस चीज को क्या वहां पर मद्देनजर रखा गया है? जी बिल्कुल, इचरा बाज़ार के बिल्कुल जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर तो बैरियर लगाया गया है ताकि जो लोग हैं वो सिर्फ पैदल अंदर जा सकें, जबकि इचरा बाज़ार के बाहर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो जो है जो उसकी रवानियाँ वो मुतासिर होती हैं, क्योंकि लोग
बाहर मेन रोड पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जाते हैं, जिसकी वजह से जो फिरोज़पुर रोड की जो ट्रैफिक है वो उसकी रवानी मुतासिर होती है। ताहम यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं जो कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ताहम बाहर गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर होती है, लेकिन बाज़ार के अंदर जो लोगों को पैदल जाने दिया जा रहा है, किसी किस्म की गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही, क्योंकि आजकल रश काफ़ी ज़्यादा है। तो बाज़ार के अंदर गाड़ियाँ जाने से जो कस्टमर्स हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए बाज़ार के दास्ते पे बैरियर लगा दिया जाता है। बढ़ जाता है तो इसके लिए अच्छा है कि इकदाम किए गए हैं। थैंक यू सो मच वकार, आप इचरा बाजार में मौजूद थे, यहाँ की सूरत हाल बता रहे थे। रिक्वेस्ट एक बार बार आपसे करना चाहेंगे, ईद की शॉपिंग के लिए आप लोगों ने जाना है, जाइए ज़रूर, लेकिन सिर्फ अपना वक्त महदूद रखिए। जो चीज़ आपको ख़रीदनी है वहाँ पर जाएं। वो जो विंडो शॉपिंग की जाती थी उन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल करें ताकि आप खुद भी महफूज रह सकें और अपने साथ साथ आप दूसरों को भी महफूज रख सकें। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं। एक बहुत अहम चीज़ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ की हम बात करते रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की हम बात करते रहते हैं। अब इसी रेशो के साथ एक और चीज़ बढ़ती हुई जो हमें नज़र आ रही है वो है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। इसकी वजूहात क्या हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के शो में। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर मौजूद है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या हाल चल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, मैं आज सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक की तरफ तो जाएंगे। आप लोगों के लिए मिसाल बनती जा रही हैं, ऐसा क्या कर रही हैं आप आजकल जो कि आप स्मार्ट से स्मार्ट होती जा रही हैं? मैं तो आपसे इम्प्रेस होने लगी हूँ। बस वही डर है कि क्वारंटीन में ज़्यादा ना खा लूँ, तो उस डर से जो है मैं कम खाती जा रही हूँ। मज़ीद वर्कआउट भी बढ़ाया हुआ है थोड़ा सा, एंड अपनी डाइट को भी काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। सही, और फिर जब आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आपने लोगों को बैठ के गाइड करना है, तो फिर आपको खुद भी फिट रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खैर, टॉपिक की तरफ आएंगे। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, ये होता क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं? जो यूरिक एसिड है बेसिकली ये वेस्ट है जो हम डाइट में प्यूरिन्स खाते हैं उनका। अब प्यूरिन्स कौन सी डाइट के अंदर मौजूद होते हैं? दालों के अंदर, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता, नहीं निकलता, तो ये बॉडी में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से फिर दर्दें, जॉइंट्स पे आपके पेन होना शुरू हो जाती है, जिसे हम गाउट भी कहते हैं। आम आदमी शायद इसको समझ ना सके तो हम इसको आम जुबान में यही कहेंगे कि जोड़ों में दर्दें जो हैं वो उसकी शुरू हो। और ये तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब उनके जोड़े में दर्द होना शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों का ये मसला। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम 6 महीने बाद अपने टेस्ट रिपीट करें। जब यूरिक एसिड बहुत 9 पॉइंट समथिंग उसकी रीडिंग चले जाती है, यूजुअली इसकी रीडिंग खवातीन के लिए मैक्सिमम 6 होनी चाहिए और मर्दों के लिए मैक्सिमम 7 होनी चाहिए। जब ये 9 क्रॉस कर जाती है, जब सोजन शुरू हो जाती है, जब दर्दें शुरू हो जाती है, तब हमें जाके पता चलता है कि यूरिक एसिड जो है वो बढ़ गया। हमारे यहाँ रुझान ये है कि हम 6 महीने बाद अपने टेस्ट कराएं और हमें पता चले हमारी बॉडी में ये चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हैं। अब मैं बात करती हूँ कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक फ़ैट, आप इसको कह सकते हैं कि फ़ैट है जिसके फ़ायदे भी हैं और जिसके नुकसानात भी हैं। अगर वो एक ख़ास मिकदार 200 mg पर डेसीलीटर रहता है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर वो रहता है तो फिर उसका फ़ायदा है। उसने आपका विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करना है, उसने बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में भी हेल्प करना है। लेकिन अगर वो उससे बढ़ता है तो वो ब्लॉकेज कॉज करता है। सही, आपकी जो नालियाँ हैं उसको बंद करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड को भी अगर हम देखें, यूरिक एसिड है वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन आप अपनी डाइट से प्यूरिन्स निकाल नहीं सकते। उन्हीं प्यूरिन्स ने आपको जिसे कह सकते हैं कि कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उन्होंने ही आपको ठीक करना है। बॉडी के अंदर जितने रिकवरी होती है वो उन्हीं प्यूरिन्स ने करनी है। एक हद से ज़्यादा अगर वो बढ़ेंगे तो तब वो नुकसान दे। सही। आयशा, मुझे ये बताएगा, ये भी कहा जाता है कि जिनका बहुत ज़्यादा वेट है उन्हीं को इन मसाइल का सामना होता है क्योंकि उनकी खुराक ज़्यादा होती है। अब उनकी खुराक में प्यूरिन्स भी ज़ाहिर है ज़्यादा होंगे और फैट भी ज़्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल तो ज़ाहिर है, देखें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं समझाऊँ कि जब आपका वजन बढ़ता है नालियाँ ऑटोमेटिकली ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, वो अपने रास्ते खून जो है वो निकालना शुरू करता है साइड से। अब आप एकदम अगर अपना वेट रिड्यूस भी करते हैं, क्यों हम उसको रिकमेंड नहीं करते कि वो ब्लॉकेज वहीं का वहीं रहता है और नालियाँ श्रिंक हो जाती हैं, तो फौरन हार्ट अटैक होने का डर होता है। सो कोलेस्ट्रॉल तो ज़ाहिर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपका वेट बढ़ रहा है। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है कि आपकी खुराक वैसे ही ज्यादा हो रही होती है, आपका लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं गलती आ रही है, तो ही आपका वजन बढ़ रहा है, तो ही यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। सही। अच्छा, अब इसमें आपको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा है, फिर आपका वेट भी बहुत ज़्यादा है। अब आपने इन चीज़ों को मेंटेन करना है, आप खाना एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं।
क्या इसका प्लान होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है। खाना हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमने 5 वक्त का खाना खाना है, यानी कि 3 आपने हेल्दी मील्स लेने हैं और 2 आपने हेल्दी स्नैक लेने ही लेने हैं। हाँ, हमने करना क्या है, हमने रात के खाने को थोड़ा सा अपने हिसाब से लेकर चलना है। सलाद उसके अंदर ज़्यादा हो, रोटी चावल उसमें कम से कम हो। सही। रोटी चावल की मिकदार कम से कम हो, उसको ब्रेड से या फ्रूट से रिप्लेस नहीं करना। वो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उसकी जगह फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना। गोश्त ले आएँ, गोश्त में चिकन या फिश जो है यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर यूरिक एसिड मजीद बढ़ा हुआ 10 भी क्रॉस कर गया तो फिर आप चिकन और फिश को भी अवॉइड करें। आप उसकी जगह सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें 1 चम्मच ऑयल के अंदर बना के उसका इस्तेमाल कर लें। एंड साथ में आप इस केस में फिर आप दूध या दही जो है वो हाफ कप तक ले सकते हैं। अच्छा, दालें भी बहुत कहा जाता है कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक दालें हैं जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी होती, वो भी मेंशन कर देखिए, हर दाल आप अवॉइड करें। वैसे कहते हैं कि चने की दाल के अंदर प्यूरिन ज़्यादा है, लेकिन जब एक दफ़ा यूरिक एसिड बढ़ गया तो मैं तो हर दाल, क्योंकि हर दाल के अंदर चाहे ज़्यादा चाहे कम प्यूरिन मौजूद है उनके अंदर, तो आपने हर दाल ही कोशिश करें आप अवॉइड करें। जब आपका यूरिक एसिड 6 से नीचे आना शुरू हो जाए फिर आप हफ्ते में 2 दफ़ा दालें खाना शुरू करें। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा 5 टाइम आप मील ले सकते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपको सजेस्ट ये कर दिया गया है तो आप इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दें कि अच्छा ये तो नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खाने की क्वांटिटी आपकी क्या होनी चाहिए? खाने की क्वांटिटी ये होनी चाहिए कि नाश्ता, दोपहर का खाना, ये दोनों आपने 300 कैलोरीज तक रखनी है। अब हमारे पास गूगल मौजूद है, हम हर चीज़ गूगल पे कैलोरीज अपनी चेक कर सकते हैं। सो सलाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, नाश्ते में भी सलाद लेना है। अगर आप सौते वेजिटेबल्स नहीं ले सकते, आप अंडे के अंदर ज़्यादा सारी सब्जियां डाल लें, प्याज, टमाटर, जो आपको सब्जियां पसंद है, ऑलिव्स, मशरूम्स, आप सारा कुछ डाल के एक फैंसी ऑमलेट बना लें ताकि आपकी फाइबर इनटेक भी पूरी हो जाए। सो नाश्ता उस 300 कैलोरीज, और उसके साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो 2 सर्विंग्स, जिसका मतलब ये है एक छोटा फुल्का या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। यही आपका दोपहर में भी होना चाहिए। 300 कैलोरीज यानी एक छोटा फुल्का या 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस। अगर चावल लेने हैं तो 5 से 8 टेबलस्पून पके हुए चावल, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। गोश्त जो है वो आपने 1 हथेली से ज़्यादा दिन में इस्तेमाल नहीं करना। आपकी रिक्वायरमेंट आपकी हथेली के मुताबिक है, हर एक की रिक्वायरमेंट जो है उसकी हथेली के मुताबिक है। अब रात के खाने को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आप गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा और सैलड थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिश और चिकन को प्रेफर करें या सब्जियों को प्रेफर करें, फिर आपने बहुत ज़्यादा गोश्त रात के खाने में नहीं खाना। सही। अब सब्जियां हमने कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, मैंने आपसे ये पूछना है। ब्रेक का वक्त नाज़िन हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे तो सब्जियों की कीमतें भी हम आपको ज़रूर बताएंगे क्या हैं, और फिर कौन कौन सी सब्जियाँ यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल में आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं सब्जियों का इस्तेमाल कितना करना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। तो अभी हम रुक कर लेते हैं, हसन अली ने हमें ज्वाइन किया। हसन, बताएगा मार्केट में आज सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि माह रमज़ान जो है वो अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, फलों की कीमतों की और मुर्गी के गोश्त की कीमत की, तो कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे अगर लीमू की कीमत की बात की जाए तो यकम रमज़ान से लेके अब तक लीमू की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती नज़र आती है। और आज शहर में लीमू जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो में ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से अगर आलू की कीमत की बात की जाए तो आलू शहर में 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 40 से 50 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ऐसी सब्ज़ी है कि जिसकी कीमत में किसी हद तक कमी जो है वो देखी जा रही है। जबकि अगर दीगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फल जो है वो आम आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो आज भी 260 रुपये फ़ी किलो शहर में मुकर्रर की गई है। जबकि फार्मी अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज जो है वो 2 रुपये मज़ीद इजाफे के बाद फार्मी अंडे शहर में 93 रुपये फ़ी दर्जन पर जा पहुँचे। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों और फलों की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में और ख़ास तौर पे माह रमज़ान में जो है वो किसी हद तक रिलीफ मिल सके। सन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, मार्केट की सूरत हाल बता रहे थे। आयशा, सब्जियां तो महंगी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बता दें सब्जियां कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं उन्होंने हरे पत्ते वाली सब्जियों को अवॉइड करना है और खाने के अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। टमाटर और हरे पत्ते वाली सब्जियां यूरिक एसिड के पेशेंट ने अवॉइड करनी है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने हर सब्जी खानी है। सब्जी के अंदर बेसिकली फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेके आने में मददगार साबित होता है। फाइबर के बहुत सारे फ़वायद हैं,
कॉन्स्टिपेशन से लेके, शुगर से लेके, कोलेस्ट्रॉल से लेके तकरीबन हर बीमारी का इलाज जो है वो फाइबर के अंदर मौजूद होता है। कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट फाइबर ज़रूर कर रहा होता है। सो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने हर सब्जी खानी है और दिन में कम से कम 3 से 5 कप ज़रूर खाने हैं कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने। यूरिक एसिड के पेशेंट ने भी सब्जी तकरीबन इतनी खानी है, लेकिन हरे पत्ते वाली सब्जी और टमाटर अवॉइड करना, उसको अवॉइड करना है। फ्रूट्स की तरफ आ जाते हैं। फ्रूट्स आपने कौन कौन से इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं और जूसेस वगैरह कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, अब हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड मैंने बताया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स का। विटामिन सी इसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। आप जितना विटामिन सी लेंगे, जितने आप पपाया का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करेंगे, ये उतना फ्लश आउट तेजी से होगा। इसी तरह पीच के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मिकदार है, ये उतना तेजी से फ्लश आउट होगा। सो विटामिन सी रिच फ्रूट यूरिक एसिड के लिए फायदेमंद है। चेरीज जो हैं वो यूरिक एसिड के लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी कोई फ्रूट ऐसा नहीं है जो यूरिक एसिड को बढ़ा दे। हाँ, विटामिन सी जो है वो उसको निकालने में मदद करता है। अब हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो हर फ्रूट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है। हर फ्रूट के अंदर फाइबर है, लेकिन जो छिलके वाला फ्रूट है जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेहतर है कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट। सही। अगेन इसमें मैं बात करना चाहूँगी, इस पे मिकदार बहुत मैटर करती है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ें खाने लगे, आम के शौकीन अफराद जो हैं, अब जब आम खाने लगते हैं उनको रोका नहीं जा सकता, तो इसमें कुछ नुकसान भी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक टाइम में खा लें तो? देखिए, फ्रुक्टोज अगर आप यानी कि फ्रूट अगर आप एक वक्त में ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो फैट की फॉर्म में बॉडी में जमा हो जाएगा। अब अगर वो फैट की फॉर्म में जमा हो रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आपका बढ़ा रहा है। फ्रूट एक वक्त में आपने 2 से ज़्यादा नहीं लेने, ये भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, वरना आपने एक वक्त में 1 फ्रूट लेना है। अब हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अगर कोई मर्द है तो वो एक वक्त में 2 फ्रूट भी ले सकता है। कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, आप कोलेस्ट्रॉल के साथ हो सकता है वेट ना बढ़ाओ, हो सकता है वेट बढ़ाओ। अगर कोई वेट लॉस की कोशिश कर रहा है तो उसने दिन में 2 से ज़्यादा फ्रूट लेने ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर किसी का वेट नॉर्मल है तो वो 3 से ज़्यादा फ्रूट दिन में इस्तेमाल ना करे, और वो 3 फ्रूट भी कोशिश करे विटामिन सी रिच हों। एंड यूरिक एसिड का मसला है तो चेरीज भी लिए। ठीक है। अब यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं, माह रमज़ान में हम देखते हैं फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, इसका नुकसान है क्या? जाहिर है फ्राइड चीज़ें कोलेस्ट्रॉल के लिए तो वो बिल्कुल ये एक आप ये कह सकते हैं जहर है। जिसको पहले ही कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो ऊपर से फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो अपने लिए बहुत काम ख़राब कर रहा है। मैं पहले भी शायद मैंने आपको बताया बेक चीज़ों की तरफ आ जाए। अगर आप फ्राइज़ का इस्तेमाल करें, आप बेक पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 चम्मच, अब तो नॉन स्टिक पैन आ गया, पहले तो ऐसे नहीं होता था, एयर फ्रायर आ गया। अब तो हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं, इनोवेटिव चीज़ें आ गई हैं। सो आप नॉन स्टिक पैन के अंदर कबाब भी बना सकते हैं। ऑयल उसके अंदर ब्रश कर लें और उसके अंदर आप कबाब बना लें। आप उसी के अंदर चिपटे हुए पकौड़े भी बना सकते हैं। सो फॉर्म आपने अपनी खुद बदलनी है। अगर आप एफर्ट करना ही नहीं चाहते, आपने लेनी ही डीप फ्राइड चीज़ें, तो फिर तो जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप उन्हीं फ्राइड चीज़ों की फॉर्म बदल सकते हैं। सही। पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए आपको? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के लिए पानी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि पानी अगर आप पीते रहेंगे तो आप कम खाएंगे तो फिर आपका वेट लॉस होगा, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा। तो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल के लिए वो है, बट डायरेक्टली नहीं है। लेकिन यूरिक एसिड का जो पेशेंट है उसके लिए तो डायरेक्टली, जितना आप पानी पिएंगे उतना यूरिक एसिड फ्लश आउट होगा। यूरिक एसिड ने आपके यूरिन के साथ ही फ्लश आउट होना है। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतना यूरिक एसिड ज़्यादा फ्लश आउट होगा। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम रखेंगे और आप ये कंप्लेन करते रहेंगे कि हम डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं, हमने दालें भी निकाल दी, गोश्त भी निकाल दिया, लेकिन यूरिक एसिड वहीं का वहीं है, तो यूरिक एसिड फ्लश आउट कैसे होगा? बिल्कुल सही। कोई चीज़ तो आप दे नहीं रहे जिसके अंदर एब्जॉर्ब होकर तो वो फ्लश आउट हो। वो पानी ही है। पानी का इस्तेमाल 10 से 12 ग्लास यूरिक एसिड के पेशेंट ने ज़रूर करना है। कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली यही के वेट लॉस ये कराएगा, और जब वेट लॉस होगा तो कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा। सही। अब मुझे बताएं, आपने इन सब चीज़ों की एहतियात कर ली, डाइट प्लान भी आपने पूरा बता दिया। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम कहते हैं कि आपको वर्कआउट करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, इन दोनों पेशेंट्स के लिए ये चीज़ें क्या ज़रूरी हैं? बिल्कुल इन दोनों पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन यूरिक एसिड का पेशेंट चूंकि जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ ही यूजली आता है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट वगैरह कर नहीं सकते होते। तो उस केस में वो योगा वगैरह या कम अज़ कम स्ट्रेचिंग तो बैठ के अपनी चेयर पे भी बैठ के स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। थोड़ी बहुत एफर्ट आपने ज़रूर करनी है। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट खाली पेट वॉक करे। खा पी के जब आप वॉक करते हैं तो बॉडी वो खाना बर्न करती है जो मैदे के अंदर है, वो कभी भी पहले से स्टोर्ड फैट की बारी नहीं आने देगी। अगर आप वेट लॉस के लिए वॉक कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं तो आपने खाली पेट करना है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आयशा, मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, सब्जियों फ्रूट का इस्तेमाल करें, जितना हो सके होल ग्रेन्स की तरफ रहें। जो रिफाइंड फूड है जैसे कि वाइट आटा हो गया, ब्रेड वगैरह, इनको जितना हो सके अवॉइड करें। एंड बस नेचुरल चीज़ें खाएं। नेचुरल चीज़ें खाएं, तभी आप जो है वो तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। और एक चीज़ आयशा, मैं सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पूछना चाहूँगी, आजकल ख़ातीन बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही है फ्राइड चीज़ें खाने से उनकी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है?
फ्राइड चीज़ों का अल्टरनेट मैंने जैसे बताया कि अगर आप पकौड़े खा रहे हैं, आप चिपटे हुए पकौड़े 1 चम्मच ऑयल के अंदर बने हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्राइज़ का इस्तेमाल करें, आप बेक पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसे और रोल अनफॉर्चुनेटली हम उसका बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव लेके नहीं आ सकते, लेकिन आप एयर फ्रायर में उन चीज़ों को बनाने की कोशिश कर लें। इसके अलावा ये कि अफ्तार में बजाय इसके समोसे पकौड़े वगैरह लिए जाएँ। चना चाट, दही भल्ले नेचुरल भी और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, फाइबर रिच डाइट है ये, इनका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त चीज़ें आयशा ने आज हमारे साथ शेयर की हैं। हमने खास तौर पे बात की है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, डिटेल में बताया है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपना कितना ख्याल रखना है, किस तरह से अपना डाइट प्लान बनाना है। ये तभी ये चीज़ें जो हैं मुमकिन हो सकती हैं जब आप अपने लिए टाइम निकालें, और मेरे ख्याल से आपकी अपनी सेहत से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। तो जब हम अच्छी सेहत की बात कर रहे हैं, वहीं आपने अपने आप को महफूज भी रखना है। अभी जो हालात हैं उनके पेश नज़र गैर ज़रूरी तौर पर आपने घरों से नहीं निकलना है। प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।